Hello everyone, this is Mohit Dagar, advocate from the Merit Law Group and welcome back to my channel. In this lecture we will study भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 158 हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आज हमें नई चैप्टर की शुरुआत करनी है जो कि है चैप्टर 8 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। अब अपराध कौन से जो कि सीधा सीधा संदर्भ रख रहे हैं आर्मी से, ठीक है, फौज से, नेवी से, नेवी ये जो वाटरवेज वाली आर्मी होती है उससे, ठीक है, जल सेना से, एंड एयरफोर्स। और किससे संदर्भ रख रहे हैं सीधे अपराध, किससे, वायुसेना से, ठीक है, एयरफोर्स से। तो अब वो वाले हम अपराध पढ़ेंगे, तो जो कि सेक्शन 159 टू सेक्शन 159 टू सेक्शन कहां से है, ये चैप्टर 8 वाले अपराध 159 से लेकर सेक्शन 168 तक है, ठीक है। तो आज हम इन्हें पूरा पढ़ लेंगे, अगर और हमें टाइम मिला तो आगे भी हम चैप्टर 9 को भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर 9 एक बार मैं देख लेता हूँ कौन सा है। हाँ, चैप्टर 9 ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू इलेक्शंस है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन से रिलेटेड जो अपराध है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इलेक्शंस आने वाले हमारे हरियाणा में भी विधान सभा के, तो ये पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो अब देखिए हम पढ़ते हैं चैप्टर 8, ठीक है। चैप्टर 8 का सेक्शन 159 जो कि बताता है अबैटिंग म्यूटिनी और अटेम्प्टिंग टू सेड्यूस अ सोल्जर, सेलर और एयरमैन फ्रॉम हिज ड्यूटी। तो क्या एक व्यक्ति अबैट कर रहा है कि म्यूटिनी कर दे, ठीक है। एक व्यक्ति एक फौजी को अबैट कर रहा है कि वो म्यूटिनी कर दे। अब म्यूटिनी क्या होता है कि एक जूनियर फौजी अपने सीनियर से लड़ बैठे और फौज में विद्रोह हो जाए। अब देखिए अबैटिंग म्यूटिनी, ठीक है। एक व्यक्ति ने, ऑफेंडर ने प्रयास किया भड़काने का एक फौजी को कि वो म्यूटिनी कर दे। म्यूटिनी मतलब अपने जो कलीग्स हैं उनसे विद्रोह कर ले, अपने सीनियर्स की बात ना माने, उनसे विद्रोह कर दे, उनका बहिष्कार कर दे, ठीक है। और अटेम्प्टिंग टू सेड्यूस अ सोल्जर, या एक व्यक्ति ने, ऑफेंडर ने क्या किया, प्रयास किया कि एक सोल्जर को मैं सेड्यूस कर लूं, बहला लूं, फुसला लूं, ठीक है, इसको मतलब इसकी बुद्धि फिरा दूं, ठीक है। सेलर को या फिर और एयरमैन फ्रॉम हिज ड्यूटी, और कहां से इसको, एक व्यक्ति प्रयास किया कि एक सोल्जर को, ठीक है, एक सेलर को या फिर एक एयरमैन को, ठीक है, सेड्यूस कर दूं, मतलब इसको बहला लूं, फैसला लूं, इंड्यूस कर दो, ठीक है, प्रयास किया सेड्यूस करने का फ्रॉम हिज ड्यूटी, की अपनी ड्यूटी को छोड़ के, अपने दायित्व को छोड़ के मेरे साथ चल दे कहीं, ठीक है। तो वो सेक्शन 159 का अपराध बनेगा। अब देखिए सेक्शन 159 की बॉडी में पढ़ रहा हूं, whoever abets the committing of mutiny by an officer, तो जो कोई भी अबेट्स, भड़काता है, किसको भड़काता है, एक ऑफिसर को, ठीक है, एक अधिकारी को भड़काता है कि तुम अधिकारी साहब, फौज के अधिकारी साहब क्या करो, तुम म्यूटिनी कमिट कर दो। म्यूटिनी क्या होता है कि भाई तुम अपने सीनियर्स की बात मत मानो, तुम अपने जूनियर्स को मतलब बुरी तरह से ट्रीट करो, अपने कलीग्स की बात मत मानो, तो मतलब म्यूटिनी कर दो, फौज में विद्रोह कर दो। तो अब देखिए whoever abets the committing of mutiny by an officer, तो जो कोई भी भड़काता है, अबेट कर देता है कि क्या हो जाए, म्यूटिनी कमिट हो जाए, और किस द्वारा, एक अधिकारी द्वारा, ठीक है, ऑफिसर द्वारा, सोल्जर द्वारा, फौजी द्वारा, सेलर द्वारा, ठीक है, और एयरमैन या फिर एयरमैन द्वारा, ठीक है। तो सेलर तो हो गए जल सेना वाला, और एयरमैन हो गया वायुसेना वाला, ठीक है। देखिए इन द आर्मी, और ये सब कहां काम कर रहे हैं, इन द आर्मी, फौज में, ठीक है, नेवी में, ठीक है, जल सेना में, और एयरफोर्स या फिर वायुसेना में, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कहां कहां ये कार्यरत है ये सारे फौजी लोग, भारत सरकार के अंतर्गत। अब देखिए और अटेम्प्ट टू सेड्यूस एनी ऑफिसर, एनी सच ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन फ्रॉम हिज एलिजियंस और हिज ड्यूटी, तो या फिर प्रयास करता है एक व्यक्ति, एक ऑफेंडर की सेड्यूस करता है, वो मतलब बहलाता है, फुसलाने का प्रयास करता है कि एक ऑफिसर को, एक सोल्जर को, एक सेलर को, एक एयरमैन को, कि वो फ्रॉम हिज एलिजियंस, की वो अपने जिस बटालियन में वो है उनसे विद्रोह कर दे, और हिज ड्यूटी, या फिर वो अपनी ड्यूटी को मतलब दायित्व को छोड़ के मेरे साथ चल दे और म्यूटिनी कर दे अपने देश के साथ। अब देखिए शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो ऐसा करने पर एक ऑफेंडर को इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद तक की सजा मिलेगी, और विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्ट्रिक्ट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, या फिर 10 साल तक की भी उसको जेल कटवाई जा सकती है, एंड शैल फाइन, जुर्माना मैंडेटरी लगेगा, ठीक है। तो इसमें अबेट्स हम अंडरलाइन कर लेते हैं, अबेट्स करता है जो कोई भी, और जो कोई भी अटेम्प्ट करता है, मतलब एक व्यक्ति ने अबेट्स किया, एक व्यक्ति ने भड़काया किसी फौजी को कि तू भाई क्या फौजी है, फौज में तेरी क्या जिंदगी है, आओ हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो, मैं तेरे को दिखाता हूँ कि जिंदगी की जन्नत क्या होती है, ठीक है। और तुम क्या करो, तुम ऐसे तो फौज तुमको निकालेगी नहीं, तुम म्यूटिनी कर दो फौज में, अपने अपने बड़े अधिकारियों की बेइज्जती करने लग जाओ, उनकी कमांड को मत मानो, उनसे विद्रोह कर दो, तो वो तुम्हें अपने आप निकाल देंगे। तो अबेट्स भी किया ना ऐसे करने के लिए, तो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की सजा मिलेगी, या फिर 10 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है, और शैल फाइन, जुर्माना मैंडेटरी है। और सभी ये चीजें करने के लिए एक व्यक्ति अटेम्प्ट करा, प्रयास करता है सेड्यूस करने के लिए किसी किसी सोल्जर को, ठीक है, सेलर को, एयरमैन को, कि तुम क्या करो फ्रॉम एलिजियंस और ड्यूटी, अपने ड्यूटी से, अपने जो तुम्हारा दायित्व है, भारत सरकार ने तुम्हें कार्यरत करा हुआ है, तुम भारत सरकार के जो ड्यूटीज है ऐसा फौजी, उसको मत मानो, तुम उनसे विद्रोह कर दो। तो ये भी
अगर अटेम्प्ट किया, प्रयास कर भी दिया ना, प्रयास कर भी दिया एक फौजी ने, तो उसको भी सजा मिलेगी, ठीक है। हुएवर और अटेम्प्ट्स टू सेड्यूस एनी सोल्जर, तो उसको फौजी को नहीं मिलेगी, फौजी को तो भाई आर्मी एक्ट के तहत मिलेगी, लेकिन उस ऑफेंडर को, एक फौजी को सेड्यूस कर रहा है, ठीक है, अबेट्स कर रहा है या फिर अटेम्प्ट टू सेड्यूस कर रहा है, तो उसको ऑफेंडर को सजा मिलेगी। उम्र कैद तक की भी सजा मिल सकती है, फिर 10 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है। शैल फाइन जुर्माना मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 159 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 160 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है अबैटमेंट ऑफ म्यूटिनी इफ म्यूटिनी इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस देयरऑफ। तो म्यूटिनी के लिए मतलब फौज में एक फौजी को एक व्यक्ति ने भड़काया कि तुम म्यूटिनी, तुम विद्रोह कर दो, अपने सुपीरियर्स की, अपने कलीग्स की बिल्कुल बात मत मानना, उनकी बेइज्जती करना, उनके साथ तुम लड़ाई दंगा कर दो, उनकी बात मत मानना। अपने फौज के जो जूनियर फौजी होते हैं, सिपाही होते हैं, उनकी क्या नोबिलिटी है कि वो अपने जो कमांडिंग ऑफिसर है उनकी हर बात मानेंगे, ठीक है, हर बात मानेंगे, जो कि लॉफुल है, ठीक है। तो सेक्शन 160 में ये कह रहा है अबैटमेंट ऑफ म्यूटिनी, कि म्यूटिनी के लिए भड़काया तो गया था, देखिए इफ म्यूटिनी इज कमिटेड, तो अगर म्यूटिनी कमिट हो जाती है एक फौजी द्वारा इन कॉन्सिक्वेंस देयरऑफ, अगर एक व्यक्ति ने भड़काया था एक फौजी को कि म्यूटिनी कमिट करो अपने मतलब अपने कलीग्स के साथ, अपने सुपीरियर ऑफिसर्स के साथ, अगर वो फौजी अब भड़कावे के चलते म्यूटिनी कमिट कर देता, तो अब क्या सजा मिलेगी ऑफेंडर को, वो हमें सेक्शन 160 में देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए, whoever abets the committing of mutiny by an officer, soldier, sailor or airman, तो जो कोई भी अबेट्स करता है, भड़काता है कि एक ऑफिसर, एक अधिकारी द्वारा म्यूटिनी कमिट हो जाए, और वो अधिकारी द्वारा म्यूटिनी कमिट हो जाए, या फिर सोल्जर द्वारा हो जाए, सेलर द्वारा हो जाए, और एयरमैन द्वारा हो जाए, तो देखिए अब क्या होगा इन द आर्मी। और ये सब कहाँ कार्य करता है, आर्मी में, फौज में, नेवी में, जल सेना में, और एयरफोर्स या फिर वायु सेना में, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करते सारे व्यक्ति फौजी हैं। शैल इफ म्यूटिनी बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबैटमेंट, अगर म्यूटिनी उस फौजी ने कमिट कर दी, और किस परिणाम वर्ष की, क्योंकि उसकी अबैटमेंट, उसको भड़कावा चल रहा था उसका, देखिए बी पनिश विद डेथ, तो अब उस ऑफेंडर को जिसने अबैटमेंट की थी एक फौजी की, और फौजी ने अब म्यूटिनी कर भी दी, तो अब उस ऑफेंडर को डेथ की सजा मिलेगी, और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या फिर उम्र कैद की भी सजा मिल सकती है, और इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, या फिर 10 साल तक भी जेल कटवाई जा सकती है, एंड शैल फाइन और जुर्माना मैंडेटरी लगेगा, ठीक है। तो मतलब एक व्यक्ति ने एक फौजी को भड़काया था कि तू अपने सुपीरियर्स की बेइज्जती कर, उनकी बात मत मानी, उनकी कमांड को फॉलो मत करियो, तो तू म्यूटिनी कर दे, फौज में विद्रोह कर दे, और अब वो ऑफिसर जिसको भड़काया जाता है वो कार्य करता है भारत सरकार की फौज में, ठीक है, आर्मी में, ठीक है, वो आर्मी में है, ठीक है, वो आर्मी में है, वो नेवी में है, एयरफोर्स में है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो अब ऐसा करने पर उस ऑफेंडर को जिसने भड़काया था ना एक फौजी को कि तुम म्यूटिनी कमिट कर दो, उस ऑफेंडर को अब डेथ तक की सजा मिल सकती है, या फिर उम्र कैद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक भी मिल सकती है, या फिर 10 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है, और शैल फाइन जुर्माना मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 160 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 161 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है अबैटमेंट ऑफ असोल्ट बाय सोल्जर। तो अबैटमेंट किया जा रहा है कि एक सोल्जर, एक फौजी क्या करे, असोल्ट कर दे, मतलब किसी अपने दूसरे फौजी को मतलब हमले की संभावना उत्पन्न कर दे, जेस्चर से प्रिपरेशन करे एक सोल्जर की, वो क्या करना चाहता है, असोल्ट करना चाहता है, ठीक है। सेलर और एयरमैन ऑन हिज सुपीरियर ऑफिसर व्हेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ऑफिस, तो अबैटमेंट की जा रही है, ठीक है, अबैटमेंट की जा रही है, एक जो ऑफेंडर है वो अबैटमेंट कर रहा है किसी फौजी को, ठीक है, एक जो ऑफेंडर है वो अबैट कर रहा है, एक भड़का रहा है, एक ऑफेंडर, एक व्यक्ति एक फौजी को, सोल्जर को, सेलर को और एयरमैन को भड़का रहा है कि वो क्या करे, वो असोल्ट कर दे, मतलब असोल्ट किस पर कर दे, अपने सुपीरियर ऑफिसर पर, ठीक है। और वो कब असोल्ट करे, जब उसका सुपीरियर ऑफिसर एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी कर रहा है, मतलब अपने दायित्व को निभा रहा है, ठीक है। तो तब एक व्यक्ति, एक ऑफेंडर एक फौजी को भड़काता है म्यूटिनी करने के लिए, कहता है, और तू कहता है कि तुम असोल्ट कर दो अपने सुपीरियर ऑफिसर पर, और वो सुपीरियर ऑफिसर एग्जीक्यूशन ऑफिस मतलब अपने ऑफिस के कार्यकाल मतलब कार्यकाल क्या होता है वो ऑफिस, मतलब कार्यालय के दायित्व में लगा हुआ है, तो उसके ऊपर असोल्ट करवाता है एक व्यक्ति एक फौजी के द्वारा अबैट करके उसको, ठीक है। तो देखिए ये 161 का ऑफेंस बनेगा। अब देखिए 161 की मैं बॉडी पढ़ रहा हूं, whoever abets an assault by an officer, soldier, sailor or airman in the army, navy or air force of the government of India, तो जो कोई भी अबेट्स करता है, भड़काता है कि एक जो ऑफिसर है, एक जो सोल्जर है, एक जो सेलर है और एक जो एयरमैन है, वो असोल्ट कर देगा, मतलब डर की संभावना उत्पन्न कर देगा, किसके ऊपर, और जो सोल्जर जो कि ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन किस में है, आर्मी में है, नेवी में और एयरफोर्स में, ठीक है।
अब जो कोई भी अबेट करता है उस ऑफिसर को, सोल्जर को, ठीक है, ऑफिसर को, सोल्जर को, सेलर को, एयरमैन को, जो कि आर्मी में है, नेवी में और एयरफोर्स में, कि वो क्या करे और ये किसके अंतर्गत कार्यरत है, ये सारे ऑफिसर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करता है। देखिए और क्या करे, ऑन एनी ऑफिसर, ऑन एनी सुपीरियर ऑफिसर बीइंग इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ऑफिस, कि किसके ऊपर असोल्ट करे, एक सोल्जर, सेलर, एक सोल्जर, ऑफिसर, सेलर और एयरमैन अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऊपर असोल्ट करे, मतलब हमला करने की संभावना एक एक फौजी अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऊपर करे। अब देखिए इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ऑफिस, और वो सुपीरियर ऑफिसर अपने दायित्व, अपने कार्यालय के दायित्व को निभा रहा है, ठीक है, फौज में। अब देखिए shall be punished with imprisonment of either distinction for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को, उस ऑफेंडर को जो अबेट कर रहा है एक फौजी को कि तू अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऊपर असोल्ट कर दे, तो ऐसा करने पर भी, बस ऐसा बोलने पर भी, ठीक है, अगर फौजी ने अभी असोल्ट किया या नहीं किया वो अलग बात है, बस ऐसा भड़काने पर भी, एक व्यक्ति ने एक फौजी को ऐसा भड़काया भी ना, तो उसको 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और शैल फाइन, जुर्माना मैंडेटरी लगेगा उस ऑफेंडर को, ठीक है। तो ये था सेक्शन 161 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता, इंपॉर्टेंट था, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। पर हालांकि मैंने प्री एग्जामिनेशन में जो ये ऑफेंसिव रिलेटेड टू आर्मी वगैरह इनसे कम ही क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी भारतीय न्याय संहिता जो हमारे नए लोग वो पढ़ना है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसमें इतनी इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है, ये सिंपल रीडिंग वाले सेक्शन है, ठीक है। आप देखिए सेक्शन 162 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता पढ़ने वाला, देखिए जो बोलता है अबेटमेंट ऑफ सच असोल्ट इफ असोल्ट कमिटेड। तो अब अबेटमेंट की गई थी उस असोल्ट की, जो सेक्शन 161 में जो असोल्ट बता रखा था ना कि हमले करने की संभावना, एक छोटा फौजी अपने सुपीरियर ऑफिसर पर हमला असोल्ट करेगा, ठीक है, मतलब अपने सुपीरियर ऑफिसर को हमला होने की संभावना, एप्रीहेंशन दे देगा कि तेरे ऊपर अभी हमला होने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए इफ असोल्ट कमिटेड, अगर की एक फौजी ने, एक जूनियर फौजी ने अपने सुपीरियर फौजी के ऊपर असोल्ट कमिट कर दिया, तो क्या सजा मिलेगी उस ऑफेंडर को। अब देखिए सेक्शन 162 की बॉडी, whoever abets an assault by an officer, soldier, sailor or airman in the army, navy or air force of the government of India। तो जो कोई भी भड़का देता है क्या असोल्ट करने के लिए एक ऑफिसर को, एक सोल्जर को, एक एयरमैन को, एक सेलर को, और जो कि आर्मी में है, नेवी में और एयरफोर्स में है, कि वो क्या करे ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत सरकार में एक फौजी है, उस फौजी को कोई भड़का देता है, कोई भी व्यक्ति ऑफेंडर भड़का देता है, क्या करने के लिए ऑन एनी सुपीरियर ऑफिसर बीइंग इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ऑफिस, असोल्ट करने के लिए, अपने सुपीरियर ऑफिसर के लिए भड़का देता है, ठीक है, जो सुपीरियर ऑफिसर अपने कार्यालय के, मतलब ऑफिस के ऑफिशियल एग्जीक्यूशन में कार्य कर रहा है, ठीक है। आप देखिए शैल इफ सच असोल्ट बी कमिटेड, अगर शैल है मैंडेटरी, अगर जूनियर फौजी ने अपने सुपीरियर ऑफिसर पर असोल्ट, मतलब हमला करने की संभावना, ठीक है, सुपीरियर ऑफिसर को एप्रीहेंशन में डाल दे कि अब ये जो जूनियर फौजी है मेरे ऊपर अब हमला करने वाला है, अब मेरे को ये इंजरी देने वाला है, तो अब उस ऑफेंडर को, अबेटर को क्या सजा मिलेगी। इफ सच असोल्ट बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट अबेटमेंट बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट फॉर ईदर फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 इयर्स। तो अब असोल्ट, अगर उस भड़कावे के चलते ही एक व्यक्ति ने भड़काया था एक फौजी को कि तू अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऊपर हमला कर दे, असोल्ट कर दे, उसके ऊपर हमला करने की संभावना, मतलब उसको ऐसा लगना चाहिए कि तू अभी उसके ऊपर हमला करने वाला है, ठीक है, और मतलब उसको इंजरी पहुंचाने वाला है अपने जेस्चर से और अपने कुछ प्रिपरेशन करके। तो अगर फौजी ने उस अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऊपर असोल्ट कर दिया, तो ऑफेंडर को, अब जो अबेटर था उसको क्या सजा मिलेगी, अबेटर को अब 7 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है और शैल फाइन, जुर्माना मैंडेटरी लगेगा, ठीक है, मैंडेटरी लगेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 162 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 163 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है अबेटमेंट ऑफ डेजर्शन ऑफ सोल्जर, सेलर और एयरमैन। अब डेजर्शन क्या होता है कि भाई फौजी है एक, उसको कोई भड़का रहा है, उसको कोई उकसा रहा है कि तुम क्या करो, तुम फौज में नौकरी रखी है, तुम फौज की नौकरी को छोड़ के भाग जाओ। तो अब ऐसा भी एक व्यक्ति ने अगर एक फौजी को भड़काया ना कि तुम फौज की नौकरी में क्या पाओगे, क्या ही तुमने पाया, तुम तो गोली खाकर किसी दिन मर जाओगे। तो अब ऐसा करने पर भी एक व्यक्ति को, ऑफेंडर को, जिसने अबेट किया, भड़काया, उकसाया एक फौजी को कि तुम डेजर्टर बन जाओ, तुम फौज को छोड़ के भाग जाओ, ठीक है, अपने घर भाग जाओ या कहीं भी भाग जाओ, तो ऑफेंडर को सजा मिलेगी। अब देखिए सेक्शन 163, whoever abets the desertion of any officer, soldier, sailor or airman in the army, navy or air force of the government of India। तो जो कोई भी क्या करता है, अबेट्स करता है, भड़काता है कि एक जो अधिकारी है, ऑफिसर है, ठीक है, सोल्जर है, सेलर है, वो एयरमैन है, वो डेजर्ट कर जाए, मतलब भाग जाए, ठीक है, मतलब किसको छोड़ के, सेना को छोड़ के, ठीक है, और वो किस में कार्य करता है, वो आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में वो फौजी कार्य करता है भारत सरकार की। तो देखिए अब क्या सजा मिलेगी उसको, अबेटर को, जो डेजर्शन के लिए एक फौजी को भड़काता है, shall be punished with imprisonment of either distinction for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को, जो एक फौजी को, एक जो फौज में एक फौजी है, उसको भड़काता है कि तुम
डेजर्ट कर जाओ, तुम डेजर्शन कर दो अपनी फौज के साथ, तुम इस फौज को, फौज के सुपीरियर ऑफिसर को, अपने किसी भी जो बटालियन का हेड है, ठीक है, जो जो सीएम है, एसएम है, ठीक है, सूबेदार मेजर है, उसको बिना बताए तुम भाग जाओ, अपने घर भाग जाओ या फिर कहीं भी भाग जाओ, तुम इनको बता के मत जाना कि मैं छोड़ रहा हूँ नौकरी। तो अब क्या होगा, ऐसे व्यक्ति को भड़काने के लिए, सिर्फ अगर एक फौजी को भड़काया है ना और फौजी ने नहीं छोड़ी, फौजी ने जाकर कंप्लेंट कर दी पुलिस में, तो अब क्या सजा मिलेगी उस व्यक्ति को? 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, जो अबेट कर रहा है कि एक फौजी डेजर्ट कर जाए, फौज को छोड़ के भाग जाए, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 163 ऑफ द बीएनएस, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें बस जो डेजर्शन वाला इंडेक्स में जो वर्ड है ना, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, इससे आप समझ जाओगे कि डेजर्शन का मतलब है कि फौजी बिना बताए अपने किसी भी स्टाफ को, सुपीरियर ऑफिसर को फौज छोड़ के भाग जाए। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे? अब भाई फौज तो बहुत सारे एडवर्स थॉट्स लगा सकती है कि भाई एक फौजी हमारी बटालियन में था, वो बिना बताए कहीं चला गया। अब बिना बताए भाई वो कहाँ चला गया? क्या तो वो दुश्मनों ने उसको उठा लिया, ठीक है, या तो वो दुश्मनों के साथ मिल गया, इतने सारे चांसेस हो सकते हैं ना। अब बिना बताए जाएगा तो भाई फौज तो बहुत सारे एंगल्स निकालती कि क्या हुआ, हमारा फौजी बिना बताए एकदम से लापता हो गया। अब एक्चुअली वो भड़का हुआ था, वो एक व्यक्ति के भड़कावे में आकर फौज को डेजर्ट करके चला गया, कहीं भग गया है। तो अब ऐसा भड़काने पर भी, एक व्यक्ति भड़का रहा है एक फौजी को कि तू भग जा, तेरी क्या जिंदगी है फौज में, ठीक है, तू घर जाके मौज कर, या क्या कर रहा है तू, अपने घर जाके कुछ मौज कर। तो अब उस व्यक्ति को 2 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है अगर फौजी ने जाके पुलिस अथॉरिटी से कंप्लेंट कर दी कि मेरे को भड़का रहा है, फौज को धोखा देने के लिए, डेजर्ट करने के लिए, कि मैं फौज को छोड़ के भग जाऊं। तो उस ऑफेंडर को अब 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, जो एक फौजी को डेजर्ट करने के लिए अबेट कर रहा है, भड़का रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 163 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 164, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्बरिंग डेजर्टर। अब एक व्यक्ति हार्बर, पनाह दे रहा है एक फौज से भागे हुए फौजी को। देखिए अब सेक्शन 164 इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सेक्शन 164 की बॉडी देखिए, हुएवर, तो जो कोई भी, तो देखिए जो कोई भी, हुएवर, जो कोई भी, एक्सेप्ट इन एज हेयरिन आफ्टर एक्सेप्टेड। तो एक्सेप्शन क्या है? जो भाई इसी के सेक्शन में जो एक्सेप्शन दे रखी है उसको मानना, लेकिन जनरल रूल क्या है ये मानना। Whoever knowing or having reason to believe that an officer, soldier, sailor or airman in the army, navy or air force of the government of India has deserted। तो अब जिस किसी को भी जानकारी है या उसको यकीन करने के कारण है कि ये जो ऑफिसर है, ये जो सोल्जर है, ये जो सेलर है, ये जो एयरमैन है, और ये किस में है? आर्मी में है, ठीक है, आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, तो ये डेजर्टर है, ये डेजर्टी मतलब ये भागा हुआ है। तो अब देखिए हार्बर्स, हार्बर्स ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन। तो अब एक व्यक्ति को जानकारी है कि ये फौजी, जो सेना का ये फौजी है, मेरे पास आए, ये सेना को छोड़कर भागा हुआ है, भारतीय सेना को। तो अब वो उसको पनाह दे देता है, वो व्यक्ति ऑफेंडर। तो अब देखिए क्या, किसको? उस ऑफिसर को, सोल्जर को, सेलर को, एयरमैन को। तो उस पनाह देने वाले को, हार्बरिंग देने वाले को, एक भागे हुए फौजी को, ठीक है, जो फौजी फौज को छोड़कर डेजर्ट करके भाग जाता है, अब एक व्यक्ति ने उसको पनाह दे दी, हार्बर दे दिया, तो उस पनाह देने वाले को क्या सजा मिलेगी? शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्ट्रिक्ट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 years एंड शैल आल्सो, और विद फाइन और विद वो। तो ऐसा करने पर एक भागे हुए फौजी को, जो भारतीय सेना को छोड़कर भाग गया है बिना बताई, उस फौजी को पनाह देने वाले को, हार्बर देने वाले को 2 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है, और विद फाइन या फिर जुर्माना देकर भी छोड़ सकते हैं, और विद बहुत 2 साल तक की जेल भी कटवाओ और जुर्माना भी लगाओ, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 164। तो इसमें हमारी 2 डिग्री ऑफ मेंसरी आ गई कि हार्बरिंग के लिए एक फौजी, एक भागे हुए फौजी को अगर कोई पनाह देता है, हार्बर देता है, तो उसको मेंसरिया होना, मतलब उसकी मेंसरिया प्रूव करना केस में मांगता है। और उसकी मेंसरिया क्या है? सेकंड स्टेज ऑफ द मेंसरिया, दैट इज नॉलेज, एंड थर्ड डिग्री ऑफ द मेंसरिया, दैट इज रीजन टू बिलीव, ये उसमें होगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 164, जो कि उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारे ये पहले वाले जो प्रावधान अभी मैंने 162, 163, 161 पढ़ा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 165 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है डेजर्टर कंसील्ड ऑन बोर्ड मर्चेंट वेसल थ्रू नेग्लिजेंस ऑफ मास्टर। तो अब एक डेजर्टर को छुपाया गया है, ठीक है, ऑन बोर्ड मर्चेंट वेसल थ्रू नेग्लिजेंस ऑफ मास्टर। अब जो शिप का, जो समुद्री जहाज का जो मास्टर होता है, जो कैप्टन होता है, उसकी कोई लापरवाही है, और उसकी लापरवाही की वजह से क्या हुआ? एक डेजर्टर उसकी शिप में आके, वेसल में आके छुप गया है, कंसील हो गया, किसी और व्यक्ति ने छुपा लिया, लेकिन भाई मास्टर की नेग्लिजेंस थी, वो पता लगा सकता है ना कि वो कौन व्यक्ति है जो छुपा है आके, उसने लापरवाही करी, तो अब वो भी ऑफेंस बनेगा। देखिए सेक्शन 165 का, ठीक है। इससे पहले मैं एक सिर्फ पानी की पी लेता हूं भाइयों। तो देखिए सेक्शन 165 की बॉडी में पढ़ रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, द मास्टर और पर्सन इन चार्ज ऑफ अ मर्चेंट वेसल। तो जो कोई भी मास्टर है, मतलब कैप्टन है, या फिर इंचार्ज है, मतलब मुखिया है, किसका? ऑफ अ मर्चेंट वेसल। अभी मर्चेंट वेसल क्या होता है? आपने देखी होगी कि ये बहुत बड़ी बड़ी समुद्री जहाज होती है, जो कि बहुत बड़े बड़े कंटेनर लेके जाती है। मतलब मर्चेंट वेसल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कंटेनर समुद्री रस्तों से लेके जाती है, ठीक है, आपने देखा भी है। जैसे मर्चेंट नेवी भी मर्चेंट नेवी की भी पोस्ट निकलती है, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होती है। तो क्या होता है,
मर्चेंट वेसल वो होता है जो कि सामान, ठीक है, भारत से कोई सामान एक्सपोर्ट होना है, ठीक है, तो बाय बाय वाटरवेज जाएगा, तो बहुत बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, वेसल्स होते हैं, समुद्री जहाज होती है जिसमें बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स को, जो आप कंटेनर्स देखते हो, ठीक है, जो डब्बे हैं बहुत बड़े बड़े लोहों के डब्बे होते हैं, उसमें माल भर के समुद्री जहाज के उसको एक्सपोर्ट किया जाता है भारत से किसी और देश में, और किसी और देश में भारत में इंपोर्ट भी किया जाता है मर्चेंट वेसल की वजह से। अब देखिए तो क्या हो रहा है, देखिए द मास्टर और द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ मर्चेंट वेसल, तो एक मर्चेंट वेसल का कोई मास्टर है, मतलब उसका कैप्टन है या फिर उसका कोई मुखिया है उस मर्चेंट वेसल का, तो वो क्या करता है, ऑन बोर्ड ऑफ विच एनी डेजर्टर फ्रॉम द आर्मी नेवी और एयरफोर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसील्ड, और ऑन बोर्ड मतलब जो मास्टर है और जो ऑफिसर जो पर्सन इंचार्ज है उस मर्चेंट वेसल का, जो ऑन बोर्ड, ठीक है, मतलब एक फौजी को ऑन बोर्ड क्या कर लेता है, एनी डेजर्टर फ्रॉम द आर्मी नेवी और एयरफोर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसील्ड, तो उस मर्चेंट वेसल में एक भगे हुए सेना के मतलब उसको, जो एक भगा हुआ फौजी है, जो फौज को, भारतीय सेना को छोड़कर बिना बताए भाग गया है, डेजर्ट कर गया है, ठीक है, तो वो कंसील हो जाता है, वो उसको मास्टर के द्वारा या फिर पर्सन इंचार्ज जो उस मर्चेंट शिप का उसको कंसील कर लेते हैं, उस भगे हुए फौजी को, ठीक है, उसको कंसील कर लेते हो। अब देखिए शेल दो इग्नोरेंट ऑफ सच कंसीलमेंट, तो शेल है, मैंडेटरी है, भले ही वो जो मास्टर है और वो जो पर्सन इंचार्ज उस मर्चेंट शिप का है वो भले ही इग्नोरेंट, वो इस लेटेस्ट न्यूज से, इस जानकारी से वो भली भांति परिचित नहीं है कि एक भगा हुआ फौजी मेरी मर्चेंट शिप में आकर छुप गया है, तो क्या होगा देखिए, बी लाइबल टू द पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 3000 रुपीज, तो फिर भी उस मास्टर को या फिर पर्सन इंचार्ज उस मर्चेंट वेसल के उसको लाइबल किया जाएगा, उसको पेनल्टी लगेगी 3000 रुपए तक की, ठीक है, 3000 रुपए तक की उसको पेनल्टी लगेगी, ठीक है। देखिए इफ ही माइट हैव नोन ऑफ सच कंसीलमेंट बट फॉर सम नेग्लेक्ट ऑफ हिज ड्यूटी एज सच मास्टर और पर्सन इंचार्ज और बट फॉर सम वांट ऑफ डिसिप्लिन ऑन बोर्ड ऑफ द वेसल, तो और बस उसको क्यों लग रही है, उसको पेनल्टी क्यों लग रही है 3000 तक की भी उस एक मर्चेंट वेसल के मास्टर को या फिर पर्सन इंचार्ज को, क्योंकि इफ ही माइट हैव नोन ऑफ सच कंसीलमेंट, अगर उसको उस मर्चेंट वेसल के कैप्टन को या फिर पर्सन इंचार्ज ऑफ मर्चेंट वेसल को पता होता, ठीक है, इफ ही माइट हैव नोन ऑफ सच कंसीलमेंट, अगर उसको जानकारी होती उस कंसीलमेंट की, एक भगा हुआ फौजी भारतीय सेना का उस मर्चेंट वेसल में छुपा लिया गया है, परंतु उसको नॉलेज क्यों नहीं हो पाई उस भगे हुए फौजी की कंसीलमेंट की, फॉर सम नेग्लेक्ट ऑन हिज ऑफ हिज ड्यूटी, क्योंकि मास्टर ने या फिर पर्सन इंचार्ज ने कुछ नेग्लेक्ट, कुछ लापरवाही दिखाई दी अपने मर्चेंट वेसल के जो उसकी दायित्व उसके उसमें, ठीक है, उसके रूप में उसने कुछ लापरवाही दिखाई थी मास्टर ने, ठीक है। आप देखिए एज सच मास्टर और पर्सन इंचार्ज, और किसके रूप में, क्या वो एक्टिंग कर रहा था, क्या उसने एक एक करेक्टर धारण कर रखा था मास्टर का और पर्सन इंचार्ज का उस मर्चेंट वेसल का। आप देखिए और बट फॉर सम वांट ऑफ डिसिप्लिन, या फिर वो नेग्लेक्ट तो नहीं था, लापरवाह तो नहीं था कैप्टन या फिर पर्सन इंचार्ज, वो जो मास्टर और जो पर्सन इंचार्ज वो नेग्लेक्ट तो नहीं था, पर वो क्या कर रहा था, बट फॉर सम वांट ऑफ डिसिप्लिन, पर उसमें डिसिप्लिन, ठीक है, अनुशासन नाम की चीज नहीं थी उस मास्टर में, इसी की वजह से एक भगा हुआ फौजी उस मर्चेंट वेसल में छिप पाया, कंसील हो पाया, और वो एक जगह से मतलब भारत देश से कहीं और पहुंच गया, ठीक है, ऑन बोर्ड ऑफ द वेसल। तो ये अब सेक्शन 165 का अपराध बनेगा, जिसमें कि मास्टर को और जो पर्सन इंचार्ज ऑफ मर्चेंट वेसल है उसको लापरवाही नेग्लेक्ट करने के लिए, या फिर उसको वांट ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, अनुशासन ना फॉलो करने के लिए, कि क्या कि भाई जो तेरी शिप है, जो तेरा मर्चेंट वेसल है, तू उसका रखवाला है, अब तू क्या कर, तू भाई ध्यान रख कि कौन तेरी शिप में आ रहा है, कौन छुप रहा है, ठीक है, कौन कहां जा रहा है, तेरे को हर व्यक्ति की जानकारी होनी चाहिए। अब एक फौज से भगा हुआ फौजी तेरी शिप में आके छुप जाता है और वो भारतवर्ष से दूसरे देश में चला जाता है, ठीक है, जैसे जो मर्चेंट वेसल जो सामान होता है लोड, और उसको आप अनलोड कर रहे हो, तो फौजी भी दूसरे देश में छुपकर भाग जाता है, तो आपको 3000 तक की भी जुर्माना देना सकता है, पेनल्टी दी जा सकती है, ठीक है। तो आजकल होता ही कौन है, कोई ऐसे रिस्क नहीं लेता, पर भाई हो भी सकता है, ठीक है, पर इसमें पेनल्टी फिर भी कम है, 3000 रुपए तक की पेनल्टी है बस, ठीक है, 3000 रुपए तक की पेनल्टी है इसमें, कि कैप्टन को और पर्सन इंचार्ज उस मर्चेंट वेसल वाले को 3000 तक की क्या लग सकती है, जुर्माना लग सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 165। इसमें क्या है, इसमें भी हमारी डिग्री ऑफ मेंस है, कौन सी डिग्री ऑफ मेंस है, इसमें नॉलेज है कि उस कैप्टन को और पर्सन इंचार्ज ऑफ मर्चेंट वेसल को भाई जानकारी हो सकती थी, पर उसको जानकारी क्यों नहीं हुई कि एक फौजी कंसील हो चुका है मेरी मर्चेंट वेसल में, एक बड़ी समुद्री जहाज में, ठीक है, एक ऐसी जहाज में जिसमें सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, क्योंकि वो नेग्लेक्ट था, वो लापरवाही कर रहा था अपने दायित्व के प्रति, या फिर वो वांट ऑफ डिसिप्लिन, मतलब वो अनुशासन में नहीं था, वो ऐसे हवा में बातें कर रहा था,
कैप्टन और ऑफिसर और पर्सन इंचार्ज ऑफ उस मर्चेंट वेसल का, तो उसको 3,000 तक की पेनल्टी लगेगी कि तूने एक फौजी को कंसील किया और वो फौजी अब फौज से भगा हुआ फौजी था, वो कहीं और पहुंच गया, अब तेरे 3,000 रुपए जुर्माना दे, तेरे ऊपर केस चलेगा सेक्शन 165 के तहत, ठीक है, 165 के तहत। अगर ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर कंसीलमेंट का अगर मास्टर को और पर्सन इंचार्ज ऑफ उस मर्चेंट वेसल को पता ही लग जाता कि एक फौज से भागा हुआ फौजी मेरी शिप में आके छुप गया है, अगर फिर भी वो उस यह जानते हुए उसको कहीं और उसको मतलब और कंसील करता, कहीं और पहुंचा देता, तो उसको अब कैसे क्या किसके तहत सजा मिलती बताइए? तो उसको अब किसके तहत सजा मिलती? फिर उस मास्टर को और उस पर्सन इंचार्ज ऑफ मर्चेंट वेसल को सेक्शन 164 के तहत सजा मिलती कि उसने जान करके, उसको पता था कि एक फौज से सेना से भागा हुआ फौजी मेरी बड़ी सी समुद्री जहाज मर्चेंट वेसल में आकर कंसील हो गया है और वो कहीं जाना चाहता है, वो पहुंचा देता है, तो उसको सेक्शन 164 हार्बरिंग या पनाह देने के रूप में उसको सजा मिलेगी उस मास्टर को, बड़ी सी समुद्री जहाज के मास्टर को और उस पर्सन इंचार्ज ऑफ मर्चेंट वेसल को, ठीक है। तो इसमें हमारा नॉलेज जानकारी है कि भाई उसको मेंसरिया इसमें क्या है, मास्टर और पर्सन इंचार्ज ऑफ मर्चेंट वेसल का कोई मेंसरिया नहीं है इसमें, पर हमारा लेजिस्लेचर कह रहा है कि उसका मेंसरिया हो सकता था अगर कि वो नेग्लेक्टिंग बिहेवियर ना रखता, अगर कि वो वॉन्ट ऑफ डिसिप्लिन नहीं रखता, तो मतलब वो डिसिप्लिन में अनुशासन में रहता, तो जान सकता था कि कौन फौज से भागा हुआ फौजी या कौन व्यक्ति मेरी शिप में आकर बैठ रहा है और ये कंसील हो रहा है, तो वो जान सकता था अगर कि वो नेग्लेक्टिंग बिहेवियर ना रखता और वॉन्ट ऑफ डिसिप्लिन ना रखता, तो मतलब वो अनुशासन में होता, तो ठीक है, वो कैप्टन और पर्सन इंचार्ज ऑफ मर्चेंट वेसल, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 165 ऑफ द बीएनएस जो कि मैंने आपको पढ़ाया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर जानते हुए एक कैप्टन एक भागे हुए सेना से भागे हुए फौजी को किसी और जगह पहुंचा देता है, तो अब कैप्टन को कौन से धारा के तहत सजा मिलेगी? सेक्शन 164 हार्बरिंग डेजर्टर के रूप में उसको सजा मिलेगी कैप्टन को, ठीक है, और जो कि 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 165। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 166 ऑफ द बीएनएस जो कि बताता है अबैटमेंट ऑफ एक्ट ऑफ इनसबऑर्डिनेशन बाय सोल्जर, सेलर और एयरमैन। अब भड़काया गया है कि सोल्जर, सेलर और एयरमैन एक ऐसा कार्य करे जिससे कि इनसबऑर्डिनेशन हो, मतलब जो फौजी आपस में लिंकेज रखते हैं कि भाई एक फौजी को यह काम करना है, दूसरे फौजी को यह काम करना है, तीसरे फौजी को यह काम करना है, मतलब चेन वाइज सारा काम होता है फौज में, ठीक है। अगर एक फौजी भाई अपना फौज के जो सारे कपड़े हैं, फौज भाई सारे फौजी अपने कपड़े थोड़ी धोते हैं, वो तो लॉन्ड्री में दे देते हैं। जो फौजी जिनको धोबी रखा हुआ है फौज में, भाई धोबी भी होते हैं फौज में, कुक भी होते हैं, शेफ भी होते हैं, ठीक है, फौज में सारी चीजें होती है, इंजीनियर भी होते हैं। तो अब धोबी का काम क्या होता है? जो फौज में धोबी होता है, भाई सारे जो फौजी हो रहे हैं वो या तो अपनी ड्यूटी करेंगे, अपने कपड़े धोते रह जाएंगे। तो धोबी का काम होता है कि भाई फौज का जो धोबी होता है वो भी अधिकारी होता है, वो भी सैनिक ही होता है, पर वो सारे फौजियों के कपड़े धोता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि अब तो ये अगर उसने एक धोबी ने जो फौज में वो है वॉशर है, उसने दूसरे फौजियों के कपड़े नहीं धोए, तो अब उसने इनसबऑर्डिनेशन किया, तो अब भाई फौजी ऑन ड्यूटी क्या कपड़े पहनेंगे? वो घर के कपड़े पहनेंगे क्या? तो यही है कि अब उसको ऐसा करने के लिए उसको भड़काया गया था कि तू इनसबऑर्डिनेशन कर अपने काम में, ठीक है, उस वॉशर को। तो अब क्या सजा मिलेगी ऑफेंडर को? अब देखिए सेक्शन 166 का बॉडी पढ़ रहा हूं मैं, देखिए, whoever abets what he knows to be an act of insubordination by an officer, soldier, sailor or airman। तो जो कोई भी अबेट्स भड़काता है, ठीक है, उस व्यक्ति को भड़काने वाले को, ठीक है, अबेटर को जानकारी है कि जो मैं इस फौजी को बोल रहा हूं ना, जो इसमें फौजी को बोल रहा हूं, ये जो अगर ये कार्य ये कर देगा तो ये इनसबऑर्डिनेशन बनेगी, मतलब ये फौज में तकनीकी दिक्कत बन जाएगी कुछ, ठीक है, मतलब इनसबऑर्डिनेशन मतलब फौज में कुछ खामी क्रिएट हो जाएगी। तो अब देखिए, ठीक है, बाय एन ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन। अब इनसबऑर्डिनेशन भड़कावे में आके कौन करने वाला है? एक ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन करने वाला, जो कि किसमें कार्य करता है? इन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शैल, तो अब देखिए शैल, इफ सच एक्ट ऑफ इनसबऑर्डिनेशन बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट अबैटमेंट। अगर एक फौजी ने इनसबऑर्डिनेशन के भड़कावे के चलते, एक ऑफेंडर ने फौजी को भड़काया कि तू जो तेरा फौज में जो कार्य है तू वो मत कर, तू कुछ विपरीत ही कार्य कर, तो अगर उस फौजी ने उसकी अबेटर की बात मानकर अगर इनसबऑर्डिनेशन कमिट कर दी, तो अब देखिए क्या सजा मिलेगी अबेटर को? बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 इयर्स। तो 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी उस व्यक्ति को जो अबेट कर रहा है एक फौजी को कि तू जो फौज में तेरा कार्य है उसमें उसको सबऑर्डिनेट मत कर, मतलब उसको पूरा मत कर, फुलफिल मत कर, तू कुछ इनसबऑर्डिनेशन कर, जो तेरे को नहीं करना तू वो कर, जिसकी वजह से फौज में तालमेल बिगड़ेगा। तो अब उस व्यक्ति को, जो एक फौजी को, एक सैनिक को अबेट कर रहा है कि तू इनसबऑर्डिनेशन कर, उस ऑफेंडर को, अबेटर को क्या सजा मिलेगी? 2 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है और विद फाइन या जुर्माना भी लग सकता है
और भी बोथ, या फिर दोनों भी, 2 साल तक की जेल भी कटाओ और जुर्माना भी लगाओ, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन, तो ये था हमारा सेक्शन 166 ऑफ बीएनएस। तो आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं, जो आर्मी में जो क्लॉथ वॉशर होते हैं, आप उसका एग्जांपल लिख सकते हैं कि मान के चलिए एक जो आर्मी में सैनिक है भाई, उसकी पोस्ट क्या है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, ये वो फौज में भाई क्लॉथ वॉशर है, वो धोबी है, वो फौजियों के कपड़े धोता है, जो यूनिफॉर्म है वो धोता है, ठीक है। और भी जो वो कपड़े पहनते हैं वो भी धोता है, लोअर ओवर जो भी वो फ्री टाइम में अपने ड्यूटी करके आते हैं, जब अपने आराम करते हैं, जब वो पहनते हैं, तो वो धोबी धोता है। तो क्या होता है कि जो वो जो सैनिक है, जो कि फौज में वॉशर है, वो अपने घर आता है छुट्टी पे, तो उसके दोस्त कहते हैं, अरे तू काम क्या करता है, तू काम क्या करता है फौज में। तो वो कहते भाई मैं वहां का वॉशर हूँ, मैं सबके जो मेरे कलीग्स हैं जो फौजी हैं उनके मैं कपड़े धोता हूँ, ठीक है। और भाई उनके पास जितनी भी ड्रेस है, जितनी भी गंदी होती है मैं धो देता हूँ। अपने फ्रेंड्स को वो सैनिक बताता है जो भाई वो काम करता है। तो अब उसके दोस्त उसका क्या करते हैं, उसको भड़काते हैं, अरे ये भी कोई काम है लल्लू, तू क्या कर तू तू उनके कपड़े मत धोइयो, उनके कपड़ों को फेंक के मारियो, कहता खुद धो लो, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। तो अब क्या किया, ऐसे भड़कावे के चलते उस फौजी ने क्या कर दिया, वो गया छुट्टी बना के अपने फौज में वापस, अपनी बटालियन में वापस, उसने यही किया। अब उसके पास धड़ाधड़ फौजियों के कपड़े आ रहे हैं धोने के लिए, एक भी कपड़ों को हाथ भी नहीं लगा रहा, वो सबको क्या कर रहा है, जला दे रहा है, आग लगा रहा है सबके फौजियों के कपड़े में और जला दे रहा है सबके फौजियों के कपड़े। तो अब क्या किया, भड़कावे के चलते उस फौजी ने, सैनिक ने क्या किया, इनसबऑर्डिनेशन की, जो उसको काम करना चाहिए था वो उसने काम नहीं किया, उसके विपरीत काम किया कुछ। तो अब फौजी को तो भाई आर्मी एक्ट के तहत जो सजा होगी उसको होगी, लेकिन जो उसके फ्रेंड्स जो अबेटर थे उनको क्या सजा होगी, 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी उनको, ऐसा करने पर भी, ठीक है। या फिर जुर्माना भी लग सकता है, फिर दोनों 2 साल तक की जेल भी और जुर्माना भी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 166 ऑफ द बीएनएस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 167 ऑफ द बीएनएस, जो कि बताता है वेयरिंग सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्ट्स, सॉरी सेक्शन 167 हम पढ़ रहे हैं, पर्सन सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्ट्स। तो अब जो व्यक्ति हैं, ठीक है, वो सब्जेक्ट है, मतलब वो मानकर चलेंगे किनको, इन सर्टेन, इन विभिन्न कानूनों को, ठीक है। तब देखिए सेक्शन 167 की बॉडी में पढ़ रहा हूं, देखिए, सॉरी, नो पर्सन सब्जेक्ट टू द एयर फोर्स एक्ट 1950, द आर्मी एक्ट 1950, द नेवी एक्ट 1957, और shall be subject to punishment under this संहिता for any of the offenses defined in this chapter। तो अब जो चैप्टर 8 में जो अपराध डिफाइंड है, तो एक फौजी ने चैप्टर 8 के तहत अपराध कर दिया, तो उस फौजी को, मतलब एक फौजी को भड़का दिया, तो अब उस फौजी को भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा नहीं मिलेगी, उसके ऊपर केस भारतीय न्याय संहिता के तहत उसके ऊपर फौजी के ऊपर चार्ज नहीं लगाया जाएगा उसको, ठीक है। वो फौजी अब किसका सब्जेक्ट है, वो उसके ऊपर एयरफोर्स एक्ट 1950 लग रहा है, ठीक है, उसके ऊपर आर्मी एक्ट 1950 लग रहा है, उसके ऊपर, ठीक है, द नेवी एक्ट 1957 लग रहा है। तो उस फौजी को, जो फौजी को अबेट करता है म्यूटिनी करने के लिए, डेजर्शन करने के लिए, इनसबऑर्डिनेशन करने के लिए, तो उस फौजी को, जो अबेटरी फौजी है, तो उसको इन एक्ट के तहत, आर्मी एक्ट, ठीक है, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट के तहत सजा मिलेगी, भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो फौजी भारतीय न्याय संहिता का सब्जेक्ट है ही नहीं भाई, भारतीय न्याय संहिता का वो सब्जेक्ट है ही नहीं, भारतीय न्याय संहिता का सब्जेक्ट वो क्यों नहीं है, क्योंकि वो फौजी है। अब फौजी के ऊपर तो क्या लगेगा, आर्मी एक्ट होगा, ठीक है, नेवी एक्ट होगा, एयरफोर्स एक्ट होगा, ठीक है, तो उसके तहत उसको सजा मिलाई जाएगी। अभी ये बस सेविंग क्लोज है, वो जो बता रहा है, जो बस उन फौजियों को बचा रहा है भारतीय न्याय संहिता की पनिशमेंट से, जो फौजी ही एक दूसरे फौजी को म्यूटिनी करने के लिए, डेजर्शन करने के लिए या इनसबऑर्डिनेशन करने के लिए अबेट करते हैं, तो उस फौजी को, जो फौजी एक अक्यूज है, तो उसको क्या सजा मिलेगी, उसको आर्मी एक्ट, ठीक है, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट के तहत सजा मिलेगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 167, जो कि बस एक क्या है, एक फौजियों के प्रति उनका सेविंग क्लोज है कि उनको भारतीय न्याय संहिता के तहत चार्ज नहीं किया जाएगा, उनको इन रिस्पेक्टिव जो फौजियों वाले एक्ट है उनके तहत ही चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 167 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 168 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, और इसी के तहत हमारा चैप्टर 8 भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो सेक्शन 168 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि क्या बताता है, देखिए, वियरिंग गार्ब और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय सोल्जर, सेलर और एयरमैन। तो एक व्यक्ति जो कि फौजी भी नहीं है, वो क्या करता है, गारमेंट्स पहनता है, जो कि फौजी गारमेंट्स पहनते हैं, मतलब जो हमारे ऑफिशियल जो भारत सरकार के फौजी हैं, वो भाई अपनी वर्दी में रहते हैं, जो फौजी वर्दी पहनते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति बहरूपिया बन रहा है और क्या कर रहा है, फौजी जैसे कपड़े पहन रहा है, ठीक है, और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय सोल्जर, सेलर और एयरमैन, या फिर जो सोल्जर, सेलर और एयरमैन, जो फौजी, सेलर और एयरमैन है, मतलब सेलर कौन से, सेलर किस में होते हैं, नेवी में होते हैं, और एयरमैन किस में होते हैं, एयरफोर्स में होते हैं। तो इनके द्वारा, सोल्जर, सेलर और एयरमैन के द्वारा जो टोकन यूज किए जाते हैं, मतलब कुछ भी जो टोकन होंगे फौज के, वो यूज किए जाते हैं, तो वो व्यक्ति उनको क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है, अपने पास रखता है, ठीक है,
या तो वो काउंटरफिट हो सकते हैं या फिर ओरिजिनल भी हो सकते हैं। तो अब देखिए वो सजा मिलेगी सेक्शन 168 में। तो आपको इसको एक और एग्जाम इसका एक केस भी बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए बाद में सेक्शन 168 की बॉडी पढ़ा रहे थे, उसके बाद एक केस बताऊंगा जो कि एक हमारे हमारे नेताजी के ऊपर हुआ था। एक नेताजी है इंडिया के, ठीक है, उनके ऊपर सेक्शन जो कि हमारा सेक्शन पहले आईपीसी में 140 आईपीसी था, तो उनके ऊपर इसका चार्ज लग गया था, ठीक है। अब क्या पता उनकी वो ट्रायल चल रही है, वो उसको क्वैश कर दिया एफआईआर को, लेकिन उनके ऊपर केस हो गया था। अब देखिए सेक्शन 168 की बॉडी, हुएवर नॉट बीइंग अ सोल्जर, तो जो कोई भी, ठीक है, तो जो कोई भी, ठीक है, एक फौजी नहीं है, और सेलर, तो जो कोई भी एक सेलर भी नहीं है, मतलब वो नेवी का भी हिस्सा नहीं है, मतलब नेवी का भी सैनिक नहीं है, और एयरमैन इन द आर्मी, या फिर वो एयरमैन एयरफोर्स का भी सैनिक नहीं है, और किसमें, आर्मी में, नेवल में और एयरफोर्स में। तो देखिए सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो कोई भी मतलब फौजी भी नहीं है और वो सर्विस ऑफ द इंडिया में भी नहीं है। अब देखिए वियर सैनिक गार्ब, तो वो जो कोई भी जो एक सैनिक भी नहीं है वो क्या करता है, पहनता है एक गार्ब। अब गार्ब का मतलब क्या होता है, गारमेंट, ठीक है, कपड़े, और वो वाले कपड़े जो कि बस फौजी लोग ही पहनते हैं हमारे देश के। अब देखिए और कैरीज एनी टोकन रिसेंबलिंग एनी गार्ब, या फिर एक व्यक्ति जो कि फौजी भी नहीं है वो कोई ऐसे टोकन कैरी करता है जो सीधा टोकन क्या इशारा करते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये एक फौजी है, ठीक है, ये एक फौजी है। तो अब देखिए तो लोगों को प्रतीत होता है एक व्यक्ति जो कि फौजी भी नहीं है वो ऐसे टोकन्स कुछ ऐसे मटेरियल्स अपने पास रख रहा है कि सबको लगे कि ये फौजी है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, विद द इंटेंशन, अब उस व्यक्ति की जो एक सैनिक बन रहा है और फौजी जैसे कपड़े पहने, उसकी क्या इंटेंशन है, दैट इट मे बी बिलीव दैट ही इज सच अ सोल्जर सेलर और एयरमैन, कि अब दूसरे लोगों को यह समझ में आए, यह वो यकीन करे कि जो व्यक्ति फौजी जैसे कपड़े पहन रहा है और एक्चुअली वो फौजी नहीं है, तो पर वो इसकी इंटेंशन क्या है कि दूसरे लोग जो मेरे को देख रहे हैं वो यह विश्वास करे कि ये तो फौजी है, ठीक है, ये तो सोल्जर है, सेलर है, एयरमैन है। तो अब उसको फौज के कपड़े पहनने वाले बहरूपियों को क्या सजा मिलेगी, shall be punished with imprisonment of either issue for a term which may extend to 3 months, ठीक है। तो ऐसा करने पर उस फौजी जो फौजी भी नहीं है और फौज वाले कपड़े पहनता है, या फिर जो हमारे सोल्जर, ठीक है, जो हमारे सोल्जर सेलर और एयरमैन, जो हमारे सोल्जर सेलर और एयरमैन के पास जो टोकन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और जो टोकन्स वगैरह होते हैं उसको कैरी करता है, तो अब क्या होगा, तो ऐसा करने पर क्या होगा, उस जो व्यक्ति फौजी भी नहीं और वो ऐसी इंटेंशन के साथ उसके बस फौज के कपड़े पहनता है, तो उसको 3 महीने तक की जेल कटवाई जाएगी, ठीक है, और भी फाइन, ठीक है, या फिर उसको जुर्माना भी लग सकता है उस व्यक्ति को। और कितना जुर्माना लग सकता है, 2000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, और विद बोथ, या फिर वो या फिर 3 महीने की जेल भी कटवाओ और 2000 रुपए उस पर जुर्माना भी लगाओ, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 168 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे 2-3 साल पहले हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी है, उनके ऊपर यूपी में किसी एडवोकेट साहब ने सेक्शन 140 आईपीसी की कंप्लेंट कर दी थी कि नरेंद्र मोदी साहब क्या कर रहे हैं, जैसलमेर में गए थे, फौजियों की उन्होंने जैकेट पहन ली थी और फौजियों जैसी टोपी लगा ली थी, और अपने आप को क्या कर रहे थे, उनकी इंटेंशन नहीं थी अपने आप को फौजी समझने की। पर एक वकील साहब ने जो यूपी के थे, उन्होंने कंप्लेंट केस डाल के मैजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा पीएमओ हाउस में सम्मन भिजवा दिए कि आओ हमें बताओ कि आपने जैसलमेर में क्यों फौज की जैकेट पहनी और अपने आप को यह दर्शाया कि तुम फौजी हो, ऐसा कि, और हालांकि वो फौजी नहीं थे, वो ओनली फौजियों को 15 अगस्त पर संबोधित करने गए थे जैसलमेर में, ठीक है, उनका हौसला अफजाई करने गए थे। तो अब एक वकील साहब ने, ठीक है, जो कि उनको टीवी पे देख रहे थे, अब जहां टीवी पे देखा वकील साहब को, तो वहीं कॉज ऑफ एक्शन नजर आ गया और कंप्लेंट डाल दी अपने यूपी में ही। तो अब क्या हुआ था, जो यूपी की मैजिस्ट्रेट थी, उन्होंने, वो एक फीमेल मैजिस्ट्रेट थी, उन्होंने पीएमओ हाउस में सम्मन भिजवा दिए थे। तो अब उसके इसका क्या हुआ, वो अभी है भी या क्वैश हो गया, वो मेरे को नहीं पता। अब कंप्लेंट ही थी, क्वैश तो क्या होगा, डिसमिस कर दी होगी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इंटेंशन नहीं थी ना पीएम मोदी की, इंटेंशन उनकी ये नहीं थी कि दूसरे लोग मेरे को समझे कि मैं फौजी हूं, नहीं यार, वो तो पीएम है, ऑब्वियसली सबको पता है कि ही इज द पीएम, ही इज जस्ट वियरिंग दैट गारमेंट टू ऑनर दी सोल्जर्स ऑफ आवर कंट्री, कि हम भी आप जैसे कपड़े पहन रहे हैं, हम भी क्या है, लेकिन सबको पता है ना, ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर मैं जाके लद्दाख में फौज के कपड़े पहन के घूमूं और वहां के जो लद्दाख के कॉमन गांव वाले हैं उनके ऊपर रोब दिखाऊं, या है ना सोल्जर सेलर और एयरमैन, तो अब मैं सेक्शन 168 के तहत लाइबल हूं, ठीक है। मेरे को सजा मिलेगी कि तुमने इन लद्दाख के आम भोले वाले व्यक्तियों को दर्शाया, यकीन करने के लिए क्या किया, मजबूर कर दिया कि तुम भारत सरकार के फौजी हो। तो अब मेरे को सेक्शन 168 के तहत सजा मिलेगी 3 महीने की, और जुर्माना ले सकता है 2000 रुपए तक का, ठीक है। तो ये था सेक्शन 168 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसको आप इंडेक्स वाइज याद भी कर सकते हो, ठीक है, इंडेक्स वाइज याद भी कर सकते हो। तो इसी के तहत हमारा सेक्शन 168 पूरा हुआ। तो इसी के तहत हमारा जो चैप्टर 8 है,
ठीक है। ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ये खत्म होता है, जिसमें हमने सेक्शन 159 टू सेक्शन 168 पूरे पढ़ लिए आज में, ठीक है। अब हम हमारे पास 20 मिनट बची हुई है हमारे इस लेक्चर की, तो हम चैप्टर 9 जो कि हमारा जो चैप्टर 9 है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस, ठीक है, इलेक्शंस चुनाव से संदर्भित जो अपराध होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 9 बताता है कि अपराध कौन से वाले जो सीधा संदर्भ रख रहे हैं इलेक्शन से, चुनाव से, तो उनके अपराधों को हम पढ़ लेते हैं जिनसे जितने हमसे पढ़े जाते हैं। तो ये है हमारे सेक्शन 169 से लेकर, ये है हमारे सेक्शन 169 से लेकर टू सेक्शन 177, ठीक है, 169 टू सेक्शन 177। तो 20 मिनट में भाई हमसे ये तो पूरे के पूरे कितने सेक्शन है, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 9 प्रावधान है। 20 मिनट में अगर हमें 9 प्रावधान इलेक्शन वाले हम पढ़े जाते तो पढ़ लेंगे, अच्छी बात है, ठीक है। और फिर हम ठीक है फिर अपनी क्लास 20 मिनट की ओर चलाते हैं और देखते हैं हमारे चैप्टर 9 में भारतीय न्याय क्षेत्र कितने ऑफेंसेस हमसे पढ़े जाते हैं, हम पढ़ लेंगे। और अगर जितने नहीं पढ़े जाते तो कल पढ़ लेंगे, ठीक है, हमारी मर्जी है, ठीक है, हमारी चल रही है, ठीक है। तो पानी पी लेता हूँ फिर पढ़ाता हूँ। अब देखिए सेक्शन 169 भारतीय न्याय क्षेत्र का मैं पढ़ रहा हूं, जो कि बताता है कैंडिडेट इलेक्टोरल राइट डिफाइंड। तो अब कैंडिडेट, ठीक है, प्रत्याशी, ठीक है, और इलेक्टोरल राइट, जो इलेक्टोरल राइट है, ठीक है, वोट चुनाव में जो अपने वोट मत डालने की जो अधिकार है उसको परिभाषित कर रखा है हमारे सेक्शन 169 में। तो अब हम पढ़ते हैं कि प्रत्याशी क्या होता है, जो कि एक चुनाव में खड़ा होता है, ठीक है, जो कि कैंडिडेट होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैंडिडेट एक प्रत्याशी जो चुनाव में खड़ा होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है। और इलेक्टोरल राइट की चुनाव जो मत का अधिकार होता है वो क्या होता है, तो हम वो 169 में पढ़ेंगे। अब देखिए सेक्शन 169 की बॉडी देखिए, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस चैप्टर, कह रहा है इस चैप्टर 9 के प्रावधान के तहत आप यह समझ लीजिए क्या, ए कैंडिडेट मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ कैंडिडेट एट एन इलेक्शन। तो कैंडिडेट प्रत्याशी एक वह व्यक्ति होता है जिसको नॉमिनेट किया गया है, मतलब जिसको नॉमिनेट किया गया है किसकी तरह, एज अ कैंडिडेट, मतलब कि जिसको प्रत्याशी की तरह नॉमिनेट किया गया है, ठीक है, चुना गया है, ठीक है, एट एन इलेक्शन, किसी चुनाव को लड़ने के लिए, ठीक है, तो वो कैंडिडेट होता है, ठीक है। तो अब कैंडिडेट को चुना गया है कि वो क्या करेगा, नॉमिनेट किया गया व्यक्तियों द्वारा कि वो भाई ऑब्वियसली अब कोई नॉमिनेट उसे करे या ना करे, वो तो जाके अपनी नॉमिनेशन डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में भराता है, तो उसको अब वो भाई इसके 2-4 चमचे तो होंगे। तो यही कैंडिडेट की डेफिनेशन है कि प्रत्याशी वह व्यक्ति होता है जिसको नॉमिनेट किया गया है कि वो क्या है, वो प्रत्याशी है, तो वो क्या है, वो इलेक्शन का प्रत्याशी, चुनाव का प्रत्याशी है। तो ये है हमारी सेक्शन 169 क्लोज ए, जो कि कैंडिडेट की डेफिनेशन बता रहा था, परिभाषा बता रहा था। बी इलेक्टोरल राइट, अब मत का अधिकार इसमें बता रखा है, देखिए इलेक्टोरल राइट मीन्स द राइट ऑफ अ पर्सन टू स्टैंड। तो जो इलेक्टोरल राइट है, मत का अधिकार है, वो क्या है, देखिए द राइट ऑफ अ पर्सन टू स्टैंड, तो एक अधिकार है कि एक व्यक्ति खड़ा हो, ठीक है, और नॉट टू स्टैंड एज, या फिर वो खड़ा ना हो, और एज किसकी तरह, और टू विड्रॉ फ्रॉम बीइंग, या फिर वो अगर कभी नॉमिनेट हुआ था तो वो विड्रॉ कर ले, अपने नॉमिनेशन को वापस ले ले। अ कैंडिडेट और टू वोट और रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग एट एन इलेक्शन, ठीक है, कैंडिडेट के रूप में कभी वो खड़ा हुआ था, ठीक है, मतलब वो स्टैंड हुआ था, ठीक है, या फिर वो मतलब स्टैंड नहीं हुआ था, या फिर वो कैंडिडेट की तरह कभी स्टैंड हुआ था तो उसने विड्रॉ कर लिया अपने नॉमिनेशन, या फिर और टू वोट, या फिर इलेक्टोरल राइट क्या होती है, मत का अधिकार क्या होता है कि वोट देना या वोट ना देना, ठीक है, या फिर वोट को विड्रॉ कर लेना, ठीक है। और इलेक्टोरल राइट क्या होती है, और रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग एट एनी इलेक्शन, या फिर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को मत का अधिकार यूज करने से, इस्तेमाल करने से रिफ्रेन किया, रोका, तो वो भी क्या होती है, वो भी इलेक्टोरल राइट ही होती है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 169 जो कि बस परिभाषा दे रहा था किसकी, कैंडिडेट की और इलेक्टोरल राइट की, ठीक है। इससे जरूरी कुछ भी नहीं है, सेक्शन 169 कुछ भी जरूरी नहीं है। इसमें जो आने वाले 2-4 एक प्रोविजन आएगा वो इंपॉर्टेंट है, उसमें हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज में 2000 जो ये 24 में जो 3 मार्च को एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन भी आया होता, जो मेरा सही था, मैं क्योंकि इलेक्शन वाले प्रावधान पढ़ के गया था इंडेक्स वाइज, ठीक है। तो अब देखिए ये हुआ हमारा सेक्शन 169 में हम पढ़ेंगे सेक्शन 170 ऑफ चैप्टर 9 ऑफ द बीएनएस, जो कि बताता है ब्राइबरी। अब ये ब्राइबरी, ठीक है, ब्राइबरी क्या होती है, रिश्वत देना। तो ब्राइबरी हमें सेक्शन 170 बीएनएस में बता रहा है कि ब्राइबरी, रिश्वत देना क्या होता है। देखिए अब सेक्शन 170 का सबसेक्शन 1 देखिए, हुएवर, तो जो कोई भी, अब जो कोई भी में कौन कौन आता है, मैन भी आते हैं, वुमेन भी आता है, ट्रांसजेंडर भी आता है। अब देखिए तो ये हुएवर, जो कोई भी क्या कर रहा है, सब एड 1 गिव्स अ ग्रेटिफिकेशन टू एनी पर्सन, तो जो कोई भी ग्रेटिफिकेशन मतलब एक लालच देता है किसी व्यक्ति को विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंड्यूसिंग हिम, और बस ग्रेटिफिकेशन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को क्यों दी जा रही है,
उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है, उसका मतलब क्या है कि वो इंड्यूस कर सके, मतलब बहला सके, फुसला सके एक व्यक्ति को, ठीक है, और एनी अदर पर्सन टू एक्सरसाइज एनी इलेक्टोरल राइट, या फिर किसी और व्यक्ति को, ठीक है, मतलब ग्रेटिफिकेशन मेरे को दी, पर मेरे को ग्रेटिफिकेशन देके एक व्यक्ति बहला फुसलाना किससे को चाह रहा है, मेरी मम्मी जी को चाह रहा है कि मेरी मम्मी क्या करे, टू एक्सरसाइज एन इलेक्टोरल राइट, की अपनी एक मत के अधिकार को इस्तेमाल करे, या तो वो एज अ कैंडिडेट के रूप में खड़ी हो जाए, स्टैंड हो जाए, या फिर वो अपने मत का अधिकार यूज करे या फिर ना करे, ठीक है। और देखिए, और ऑफ रिवॉर्डिंग एनी पर्सन फॉर हैविंग एक्सरसाइज एनी सच राइट, या फिर एक व्यक्ति ब्राइब दे रहा है किसी दूसरे व्यक्ति को, ग्रेटिफिकेशन दे रहा है एक दूसरे व्यक्ति को, और एक व्यक्ति ग्रेटिफिकेशन दूसरे व्यक्ति को क्यों दे रहा है, क्योंकि हाँ तुमने मेरे कहे अनुसार अपने इलेक्टोरल राइट का इस्तेमाल किया, तो तुम ये लो तुम, मैं तुमको तोहफा देता हूं इसी रूप में, इसी ऑब्जेक्ट में, कि तुमने अपनी इलेक्टोरल राइट का मेरे कहे अनुसार इस्तेमाल किया, तो ये क्या है, ये ब्राइबरी आती है, ठीक है जी। अब देखिए सेक्शन 170 का सब सेक्शन 1 का सब हेड 2, एक्सेप्ट ईदर फॉर हिमसेल्फ, तो जो कोई भी एक्सेप्ट करता है, प्राप्त करता है, या तो अपने लिए, ठीक है, और फॉर एनी अदर पर्सन एनी ग्रेटिफिकेशन, या फिर अपने लिए कोई प्राप्त कर लेता है कोई ग्रेटिफिकेशन, कोई मतलब ग्रेटिफिकेशन क्या होती है, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कोई मतलब पैसों वाली चीज है, मतलब कोई ऐसी संपत्ति जिसको मतलब आदमी इंजॉय कर सकता है लीजर के साथ, ठीक है, तो ग्रेटिफिकेशन होता है। ग्रेटिफिकेशन में क्या क्या होता है भाई, ये खाने पीने की चीज ग्रेटिफिकेशन नहीं होती, कोई भाई पैसे वगैरह हो गए, ठीक है, कोई और भी चीज होगी, जैसे दारू वगैरह हो गई, दारू वगैरह की पेटियां होगी, जो गांव में इलेक्शन होते हैं तो उसमें बहुत चलती है, तो ये सारी ग्रेटिफिकेशन है। अब एक व्यक्ति जो इलेक्शन में गांव के सरपंच के इलेक्शन में खड़ा हुआ है, वो गांव के सारे व्यक्ति को दारू की बियर की पेटियां बांट रहा है इलेक्शन से 2 रात पहले, तो वो क्या दे रहा है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है कि तुम इंजॉय करो, नहीं, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी ग्रेटिफिकेशन को एक्सेप्ट करो और जो मैं तुमसे कह रहा हूं अपने इलेक्टोरल राइट का इस्तेमाल करो और मेरे को वोट दो। तो उस व्यक्ति ने क्या कर दिया, उस कैंडिडेट ने जो सरपंच के इलेक्शन में खड़ा हो, तुरंत उसने ब्राइबरी का ऑफेंस कमिट कर दिया। तो अब देखिए, एक्सेप्ट ईदर फॉर हिमसेल्फ, तो जो कोई भी अपने या तो अपने लिए प्राप्त करता है, मतलब स्वीकार कर लेता है, और फॉर एनी अदर पर्सन, या फिर किसी और व्यक्ति के लिए जो कोई भी एक व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, क्या, एनी ग्रेटिफिकेशन, कोई भी लालच भरी चीज। अब देखिए, एज अ रिवॉर्ड फॉर एक्सरसाइजिंग एनी सच राइट, और किसकी तरह, एक इनाम की तरह, और क्या, और किस चीज का इनाम, फॉर एक्सरसाइजिंग एनी सच राइट, कि तुमने इस्तेमाल की थी अपनी एक इलेक्टोरल राइट, एक अधिकार, ठीक है, और फॉर इंड्यूसिंग, या फिर उसको ग्रेटिफिकेशन दे रहा है एक व्यक्ति, ठीक है, या फिर एक व्यक्ति को ग्रेटिफिकेशन दी जा रही है कि तुमने अपनी इलेक्टोरल राइट का अधिकार को इस्तेमाल किया था, या फिर और फॉर इंड्यूसिंग, या फिर उसको बस बहलाया फुसलाया जा रहा है क्या करने के लिए, और अटेम्प्टिंग टू इंड्यूस, या फिर प्रयास किया जा रहा है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को इंड्यूस करने के लिए, ठीक है, कोई ग्रेटिफिकेशन देने के लिए, ठीक है, एनी अदर पर्सन टू एक्सरसाइज एनी सच राइट, की और कि मैं तुमको ग्रेटिफिकेशन दे रहा हूं, तुम ग्रेटिफिकेशन प्राप्त करो और तुम अपने पूरे परिवार से मेरे लिए वोट डलवा देना। तो ये क्या हुआ, अब सीधा उस व्यक्ति ने ब्राइबरी, जो कि सबसेक्शन 1 के सब हेड 2 में जो अपराध डिफाइंड है, वो अलग अपराध कर दिया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेक्शन 170 का सबसेक्शन 1, हम पढ़ेंगे 170 का सबसेक्शन 1 का लेटर पार्ट, कमिट्स द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी। अब जिस किसी ने भी ग्रेटिफिकेशन दी किस मतलब के लिए, कि कोई व्यक्ति अपनी इलेक्टोरल राइट का मेरे कहे अनुसार इस्तेमाल करे, ठीक है, या फिर ना करे, या फिर जो कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को ग्रेटिफिकेशन देता है तो बस किस मतलब के लिए देता है, ये तुम्हारा इनाम है कि तुमने कभी मेरे कहे अनुसार अपनी इलेक्टोरल राइट, जो कि सेक्शन 169 में परिभाषित है क्लोज बी में, वो उसका इस्तेमाल किया। तो एक व्यक्ति ने क्या कमिट कर दिया है, तुरंत की तुरंत ब्राइबरी का अपराध कमिट कर दिया, ठीक है। तो ये परिभाषा हमारी सेक्शन 170 सबसेक्शन 1 में ब्राइबरी की। अब देखिए सेक्शन 170 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रोवाइडेड अ डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, तो बताया गया है क्या, ये घोषणा की है किसी पब्लिक पॉलिसी की। ये जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो रहा है वो बहुत सारी घोषणाएं करता है कि मैं जीतने के बाद ये ला दूंगा, मैं जीतने के बाद वो ला दूंगा, मैं जीतने के बाद सारे अपने जो मेरे वोटर्स हैं उसको चांद पे प्लॉट दिला दूंगा। अब ये कोई पब्लिक पॉलिसी कोई घोषणा करी एक व्यक्ति ने। अब देखिए, और अ प्रॉमिस ऑफ पब्लिक एक्शन, या फिर एक वादा किया कि एक कैंडिडेट ने कि मैं वादा करता हूं कि मैं एक पब्लिक एक्शन, एक जनता जनार्दन के लिए कोई कार्य करूंगा। अब देखिए, शैल नॉट बी एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, तो यह अपराध नहीं बनेगा हमारे सेक्शन 170 ब्राइबरी में परिभाषित, ये अपराध नहीं बनेगा, ठीक है। और अब उस व्यक्ति को बिल्कुल भी चार्ज नहीं किया जाएगा अंडर सेक्शन 173 ऑफ बीएनएस के तहत चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 170 में बस ब्राइबरी जो रिश्वतखोरी है, ठीक है, उसकी परिभाषा है, पर ऑफेंस सेक्शन 173 में, पनिशमेंट किसमें है, ब्राइबरी की सेक्शन 173 में, ठीक है। तो अब जो हमारी प्रोवाइजो है वो इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक पॉलिसी की डिक्लेरेशन, घोषणा एक व्यक्ति द्वारा, या फिर प्रोमिस एक पब्लिक एक्शन लेने के लिए, तो वो ऑफेंस, ठीक है, वो ऑफेंस नहीं बनेगा। कौन से सेक्शन के तहत, सेक्शन 173 बीएनएस के तहत, ठीक है।
तो ये था हमारा सेक्शन 170 सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो। हम पढ़ेंगे सेक्शन 170 सबसेक्शन 2 जो कि बताता है अ पर्सन हु ऑफर्स, तो एक व्यक्ति जो कि ऑफर करता है, ठीक है, मतलब ऑफर क्या होता है कि मतलब कोई किसी को कुछ देने की कोशिश करता है, ऑफर करता है, ठीक है, और एग्रीज टू गिव, या फिर एग्रीमेंट कर लेता है, क्या क्या एग्रीमेंट कर लेता है, करार कर लेता है कि मैं तुमको दूंगा, और क्या दूंगा, ऑब्वियसली कुछ कुछ अनमोल चीज देगा। और देखिए, और ऑफर्स और अटेम्प्ट्स टू प्रोक्योर, या फिर ऑफर करता है कि क्या उसको प्रोक्योर करने का, मतलब बहकाने का, फुसलाने का, कि उसको उसको क्या करने का, प्रोक्योर करने का, कि ये मेरे वश में आ जाए, ठीक है, और अटेम्प्ट्स टू प्रोक्योर, या फिर प्रयास करता है प्रोक्योर करने का। अ ग्रेटिफिकेशन शैल बी डीम्ड टू गिव अ ग्रेटिफिकेशन, तो ये कहा क्या जाता, ये क्या कहा गया कि एक व्यक्ति ने प्रयास कर दिया ना प्रोक्योर करने का, बस देने की कोशिश भी कर दी, अटेम्प्ट भी कर दिया एक ग्रेटिफिकेशन देने का, प्रोक्योर भी कर दिया एक व्यक्ति को, ठीक है, या फिर वादा कर दिया, ऑफर, बस सिर्फ ऑफर ही किया एक व्यक्ति ने। एक मान के चलिए हमारी बादशाहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती है हमारे इसमें हरियाणा में, उसका मैं वोटर हूँ। अब मेरे को जो बादशाहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी एमएलए इलेक्शन, अब विधानसभा की इलेक्शन आने वाले, उसमें कोई कोई कैंडिडेट उठ रहा होगा विधानसभा से, अब मेरे घर पे आके मेरे ऑफिस में मेरे सामने वाली चेयर पे बैठ के क्या कहता है कि जी वकील साहब, आप अपने सारे व्यूअर्स को ये कहो कि जो भी बादशाहपुर विधानसभा के, कि मेरे को वोट दे, मेरे को वोट दे, तो बदले में मैं आपको क्या दूंगा, बदले में मैं आपको एक डीएसएलआर कैमरा दूंगा जिससे आप वीडियो वगैरह अच्छी तरह से बना सकते हो। तो ऐसे में क्या हुआ, सीधा का सीधा क्या हुआ, उस नेताजी ने जो बादशाहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट है, और वो मेरे को क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है कि तुम अपने व्यूअर्स को वकील साहब बोलो कि जो भी बादशाहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो फलाने मेरे को वोट दे। तो मैंने क्या कहा, और उन्होंने मेरे को प्रोक्योर करने की कोशिश की, लालच देने की कोशिश की, अटेम्प्ट कर दिया, उन्हें प्रयास कर दिया, और उन्होंने कैमरा मेरे आगे निकाल के रख दिया। तो क्या किया उन्होंने, अटेम्प्ट कर दिया, मैंने वो कैमरा ले लिया, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने रिसीव कर ली, क्या मैंने प्राप्त कर ली, एक्सेप्ट कर ली, क्या ग्रेटिफिकेशन, तो मैं भी ब्राइबरी के तहत लाइबल हो गया। पर मैंने उनके कैमरे को एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने कहा भग जाए ऐसे, तेरे को बना दूंगा विधानसभा का भी यहाँ पे विधायक एमएलए, भग जाए ऐसे। तो अब क्या हुआ, अब उसके ऊपर अगर मैं पुलिस में जाके कंप्लेंट कर दूंगा, तो सेक्शन 170 के तहत, सेक्शन 170 जो ब्राइबरी सबसेक्शन 2 में जो परिभाषित अपराध है वो उस नेताजी ने किया, और मैंने उसकी कंप्लेंट कर दी पुलिस में जाके, तो उसको सेक्शन 173 के तहत सजा मिलेगी। और कितनी मिलेगी, वो सेक्शन 173 में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सबसेक्शन 2 जो कि इंपॉर्टेंट था, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट था। अब हम देखिए, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 170 का सबसेक्शन 3 जो कि बताता है अ पर्सन हु ऑब्टेन्स और एग्री टू एक्सेप्ट, तो एक व्यक्ति जो प्राप्त कर लेता है या फिर करारनामा कर लेता है कि मैं प्राप्त कर लूंगा, मैं स्वीकार कर लूंगा, और अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन अ ग्रेटिफिकेशन, या फिर एक व्यक्ति जो प्रयास करता है, मतलब एक वोटर प्रयास करता है क्या, कोई ग्रेटिफिकेशन प्राप्त करने का, देखिए शैल बी डीम्ड टू एक्सेप्ट ऑफ ग्रेटिफिकेशन, तो माना जाएगा कि उस वोटर ने, उस इलेक्टोरल राइट को यूज करने के लिए उस वोटर ने, एक व्यक्ति ने क्या किया है, ग्रेटिफिकेशन को प्राप्त कर ही लिया है, ठीक है, स्वीकार कर ही लिया है। देखिए एंड अ पर्सन हु एक्सेप्ट अ ग्रेटिफिकेशन एज अ मोटिव फॉर डूइंग व्हाट ही डज नॉट इंटेंड टू डू, और अब ग्रेटिफिकेशन एक व्यक्ति ने प्राप्त इसलिए की है, उसका क्या मोटिव है, अब ग्रेटिफिकेशन तो मैं ले लेता हूं, पर मैं जो ये चीज ये कह रहा नहीं करूंगा नहीं, तो अब देखिए, और एज अ रिवॉर्ड फॉर डूइंग व्हाट ही हैज नॉट डन, या फिर एक व्यक्ति ने ग्रेटिफिकेशन प्राप्त कर लिया है एक इनाम के रूप में, जो कि उसने वो काम उस व्यक्ति का जिसको ग्रेटिफिकेशन दे रहा है उसके लिए कभी किया ही नहीं है, मतलब एक व्यक्ति के द्वारा वोट डाली भी नहीं गई कैंडिडेट के लिए, और कैंडिडेट उसको ग्रेटिफिकेशन दे रहा है कि ये लो तुम पांच पेटी दारू की लो, तो ये क्या किया, अब उस वोटर ने, उस इलेक्टोरल राइट वाले ने अपने मत का अधिकार उसके फेवर में यूज ही नहीं किया था, तो उसने ग्रेटिफिकेशन प्राप्त कर लिया। तो अब देखिए शैल बी ड्यूम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द ग्रेटिफिकेशन एज अ रिपोर्ट, तो अब भी माना जाएगा कि क्या होगा, एक व्यक्ति ने ग्रेटिफिकेशन को प्राप्त कर लिया है इनाम के रूप में, ठीक है। तो ये था हमारा सबसेक्शन 3, ठीक है, तो ये था हमारा सबसेक्शन डी 3। इसमें बस क्या बताया गया है कि एक व्यक्ति ने ग्रेटिफिकेशन को प्राप्त किया या फिर ऑब्टेन कर लिया, ठीक है, रिसीव किया, स्वीकार कर लिया या फिर प्राप्त कर लिया, और बस किस काम के लिए, एंड अ पर्सन हु एक्सेप्ट द ग्रेटिफिकेशन एज अ मोटिव फॉर डूइंग व्हाट ही डज नॉट इंटेंड टू डू, एक व्यक्ति ने ग्रेटिफिकेशन बस इसलिए स्वीकार की है कि वो जिस काम के लिए उसने ग्रेटिफिकेशन स्वीकार किया ना, उसकी इंटेंशन है नहीं, वो कभी उसको पूरा करने ही नहीं वाला। कि एक एमएलए ने, जो कि मतलब एक कैंडिडेट है, वो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, पर वो कैंडिडेट है, वो एक सोसाइटी में जाके किसी सोसाइटी के प्रधान को जाके बहुत सारे पैसे दे देता है कि तुम प्रधान जी अपने पूरी सोसाइटी को मेरी वोट डलवा देना। तो अब क्या हुआ, उस प्रधान जी ने जो ग्रेटिफिकेशन है वो स्वीकार तो कर ली, पर उसकी इंटेंशन नहीं है कि तेरे को वोट हरगिज ना दिलाऊं, तू पैसे मेरे को देता रहे, तेरे जैसे बहुत पागल घूमते हैं। पर अब क्या हुआ, लेकिन ग्रेटिफिकेशन ली तो ना उसने, उस प्रधान जी ने सोसाइटी के, तो अब उसने ब्राइबरी का ऑफेंस कमिट कर दिया, मतलब परिभाषित तो सेक्शन
170 में जो अपराध ब्राइबरी परिभाषित है उसने वो मतलब उसके एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं। उस प्रधान जी के ऊपर उसने पैसे प्राप्त करे एक कैंडिडेट से कि मैं सोसाइटी की पूरी वोट डलवा दूंगा, पर उस प्रधान की इंटेंशन नहीं है, उसका मेंशन नहीं है, नहीं डलवाऊंगा, तेरे जैसे बहुत पागल घूमते पैसे देने वाले। तो उस प्रधान जी सोसाइटी के प्रधान जी दोस्तों ने सेक्शन 173 के तहत उसको सजा मिलेगी, और कितनी मिलेगी वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा सेक्शन 170 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि ब्राइबरी, ठीक है, रिश्वतखोरी की बात करता। अब इलेक्शन में भाई रिश्वतखोरी इंडिया में आम है, भारतवर्ष में आम है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 170 जो कि ब्राइबरी की बात करता। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 171 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता, जो कि हमारा आखिरी प्रावधान रहेगा भारतीय न्याय संहिता का। ठीक है, जो कि बताता है अनडू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शंस, कि अब अनडू इन्फ्लुएंस मतलब कोई ऐसा इन्फ्लुएंस, ठीक है, मतलब कोई ऐसा रूप एक व्यक्ति दिखाता है जो कि इलेक्शंस को क्या खराब कर सकता है, जो कि इलेक्शंस में गलत नतीजे वाइब्स क्रिएट कर सकता है। मतलब एक व्यक्ति ने चुनाव में अनडू इन्फ्लुएंस, ठीक है, कोई अपना मतलब दबदबा दिखाने की कोशिश की, कोई अपनी बाहुबल दिखाने की कोशिश किया, तो वो भी अपराध बनेगा। देखिए सेक्शन 171 में अनडू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शंस को परिभाषित कर रखा है, और इसकी डेफिनेशन किसमें दे रखा है, इसका जो अनडू इन्फ्लुएंस इन इलेक्शन है उसकी पनिशमेंट किसमें दे रखी है, उसकी पनिशमेंट किसमें दे रखी है वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी मेरे को दिख नहीं रही। हाँ, उसकी पनिशमेंट सेक्शन 174 में, सेक्शन 171 अनडू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन की पनिशमेंट सेक्शन 174 में दे रखी है। ठीक है, तो हम सेक्शन 171 की बॉडी पढ़ते। देखिए सेक्शन 171 सबसेक्शन 1 वर वॉलंटरली इंटरफेयर, जो कोई भी स्वयं इच्छा से इंटरफेयर दखल अंदाजी करता है, ठीक है, और अटेम्प्ट टू इंटरफेयर या प्रयास करता है जो कोई भी क्या करने का, इंटरफेयर दखल अंदाजी करने का, विद द फ्री एक्सरसाइज ऑफ एन इलेक्टोरल राइट, और किसके साथ, एक जो फ्री एक्सरसाइज है एक मत के अधिकार की, इलेक्टोरल राइट की, उसको किसी व्यक्ति को एक अपना इलेक्टोरल राइट का इस्तेमाल करना है, पर एक व्यक्ति आकर दखल अंदाजी कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, और स्वयं इच्छा से जानबूझकर, ठीक है, तीनों डिग्री ऑफ मेंसरिया वॉलंटरीनेस में आ जाती है कि उसके पास जो अब इंटरफेयर कर रहा है उसको इंटेंशन भी है इंटरफेयर करने की, कर ही रहूंगा, बिगाड़ कर ही रहूंगा इसका इलेक्टोरल राइट, नॉलेज जानकारी है कि मैं ऐसे इंटरफेयर करूंगा तो इसकी इलेक्टोरल राइट बिगड़ भी सकती है, फिर रीजन टू बिलीव यकीन करने के कारण है कि क्या, कि मैं ऐसा करूंगा तो इसकी इलेक्टोरल राइट खराब भी हो सकती है। तो अब देखिए कमिट्स द ऑफेंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन, तो जो कोई भी इंटरफेयर करता है या अटेम्प्ट टू इंटरफेयर करता है किसमें, विद द फ्री एक्सरसाइज ऑफ एन इलेक्टोरल राइट, किसी व्यक्ति के पास एक मत का अधिकार है और उस मत के अधिकार में एक व्यक्ति दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है, तो उस दखल अंदाजी करने वाले बाहुबली ने, ठीक है, क्या किया, उसने कमिट्स कर दिया अपराध, कौन सा, अनडू इन्फ्लुएंस एट एन इलेक्शन, कि अनडू इन्फ्लुएंस एट एन इलेक्शन उस बाहुबली ने कमिट कर दिया, जिसने बस दखल अंदाजी करी। अब मान के चलो क्या हुआ, मैं वोटर हूं भाई बादशाहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, अब मैं जाता हूं, मेरा हमेशा वोटिंग सेंटर पड़ता है सेक्टर 10 में, जो कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल है उसमें पड़ता है, अब मैं हमेशा वोट डालने वहीं जाता हूं, मैं जो पिछले 3-4 इलेक्शन हो रहे हैं उसमें वोट डाल के आता हूं। ठीक है, तो क्या हुआ, अब जैसे मैं वोट डालने के लिए खड़ा हुआ हूं, ठीक है, बहुत सारी भीड़ भी है, तो एक बाहुबली आता है, वो बाहुबली क्या करता है, वार्निंग देके चले जाता है, क्या करता है कि जो भी है यहाँ खड़े हैं वोटर, वो क्या करेंगे, ठीक है, मेरे को वोट देंगे या फिर उसको वोट नहीं देंगे, मेरे भैया को वोट देंगे, वो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, ठीक है, नहीं दोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें दिखाऊंगा मैं, तुम्हें दिन में तारे दिखा दूंगा मैं, वो ये कह के चला जाता है। तो अब उसने क्या किया, दखल अंदाजी की, इलेक्टोरल राइट, जो हम अपना मत का अधिकार यूज करने वाले थे कैम्ब्रिज स्कूल में, जो वोटर्स है वो सारे डर गए, भाई अब क्या कहा, तुम्हें दिन में तारे दिखा दूंगा, वो कह के चला गया अपनी जिप्सी में बैठ के। तो हमने क्या किया, हमने उसके कहे अनुसार अब क्या किया, हम अनडू इन्फ्लुएंस में आ गए, हम बाहुबल के शिकार हो गए, और हमने क्या किया, अपने इलेक्टोरल राइट को, जो हमारी फ्री एक्सरसाइज थी, हमारी फ्री एक्सरसाइज था एक हमारे पद के अधिकार में, उसमें अंडू इन्फ्लुएंस उसने गुंडे के भाई, जो कैंडिडेट का भाई है वो हमारे ऊपर करके चला गया, तो उस कैंडिडेट के भाई ने क्या कर दिया, अंडू इन्फ्लुएंस एट एन इलेक्शन कर दिया, उसने चुनाव में एक बाहुबल का इस्तेमाल कर दिया, जो कि गलत है, जो कि सरासर गलत है, सरासर कॉन्ट्ररी है, किसके कॉन्ट्ररी है, एक फेयर इलेक्शन के कॉन्ट्ररी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 171 का सबसेक्शन 1, जो कि अंडू इन्फ्लुएंस को परिभाषित करता है। अब देखिए सेक्शन 171 का सबसेक्शन 2 जो कि बताता है विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1। तो अब जो सबसेक्शन 1 में जो अपराध जो लिखा हुआ है कि भाई अनडू इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल किया, ठीक है, इंटरफेयर करके, अटेम्प्ट टू इंटरफेयर करके, तो अब क्या हुआ, तो उसको उस सबसेक्शन 1 को कोई भी सबसेक्शन 2 बिल्कुल भी छेड़ नहीं रहा है, अफेक्ट नहीं कर रहा है। सबसेक्शन 2 अपनी अलग ही बात बता रहा है, सबसेक्शन 1 अपने स्टैंड पर अलग ही अपने खड़ा हुआ है। अब सबसेक्शन 2 का कोई भी लेना देना नहीं है सबसेक्शन 1 के साथ। जो सबसेक्शन 1 हमारा सेक्शन 171 का बोल रहा है वो भी ओके है, और आप सबसेक्शन 2 को पढ़िए, क्या पढ़िए, हूएवर, तो जो कोई भी, ए थ्रेटन्स एनी कैंडिडेट और वोटर, तो जो कोई भी डराता है किसी कैंडिडेट को जो कि एक चुनाव में खड़ा हुआ है, मतलब वो स्टैंडिंग कैंडिडेट है, उसको जो कोई भी डराता है, और वोटर
तो जो कोई भी डराता है किसी वोटर को, ठीक है, किसी वोटर को कि जो कि अपना मत डालने वाला है, ठीक है, और एनी पर्सन इन हुम अ कैंडिडेट और वोटर इज इंटरेस्टेड, या जो कोई भी अब डराता है किसी ऐसे व्यक्ति को जिसमें एक वोटर और कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, मतलब अगर मैं वोटर हूं, मैं एक इलेक्शन में वोटर हूं, मतलब मैं मत डालने वाला हूं, मैं एक मतदाता हूं, तो जो कोई भी आकर मेरे घर पे मेरी मम्मी को डराता है, पापा को डराता है, तो अब क्या हुआ देखिए, विद इंजरी ऑफ एनी काइंड की क्या करूंगा, या तो कोई जो कोई भी मान के चलिए जो कोई भी है वो डराता है मेरे को, मैं भाई वोटर हूं, मतदाता हूं, मेरे को डराता है डायरेक्टली, या तो मेरे को डरा दिया, या मेरे को डराने की हिम्मत नहीं हुई तो मेरे घर पे जाके मेरे मदर फादर को डरा दिया कि क्या करूंगा, तुम्हें हानि दूंगा, और किस तरह की, ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की। अब हानि कैसी हो सकती है भाई, इंजरी तो 100 तरह की हो सकती है, तो किसी भी तरह की हानि दूंगा। अब देखिए और क्या करता है, इंड्यूसेस और अटेम्प्ट टू इंड्यूस अ कैंडिडेट और वोटर टू बिलीव दैट ही इज, या फिर जो कोई भी क्या करता है, बहलाता है, फुसलाता है, या फिर प्रयास कर देता है बहलाने फुसलाने का, क्या, अ कैंडिडेट और वोटर, किसको, एक कैंडिडेट को या फिर एक वोटर को, मतदाता को, टू बिलीव कि यकीन करो, क्या यकीन करो, दैट ही और एनी पर्सन इन whom he is interested will become or will be rendered an object of divine displeasure or a spiritual censure। एक व्यक्ति बहलाता है फुसलाता है, ठीक है, या फिर प्रयास करता है बहलाने फुसलाने का, कि किसको, एक व्यक्ति बहलाता है फुसलाता है किसको, या फिर प्रयास करता है बहलाने फुसलाने का किसको, कि एक व्यक्ति जो बहलाता है फुसलाता है एक वोटर को या फिर एक कैंडिडेट को, कि क्या, कि तुम अगर तुमने मेरे को वोट नहीं दी ना, तो तुम डिवाइन डिस्प्लेजर, तुम्हें भगवान नरक में भी जगह नहीं देगा, तुम्हें भगवान नरक में जाओगे, तो मेरे को वोट तुमने नहीं दी ना भगवान के नाम पे, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें जो यमराज है वो तेल में तल के तुम्हें पकौड़े बना लेंगे। तो ये क्या हुआ, ये भी क्या हुआ, अगर इंड्यूस ऐसे भी किया ना एक व्यक्ति ने, हुएवर ने, किसको, एक कैंडिडेट को या फिर एक वोटर को, क्या करने के लिए, कि तुम डिवाइन डिस्प्लेजर, कि तुम ऐसी घनघोर परिस्थिति में फंस जाओगे मरने के बाद, ठीक है, या फिर जीते जी तुम्हें भगवान इतना कष्ट देंगे कि तुम जी नहीं पाओगे। तो ये क्या किया, अब वो भी बराबर इक्विवेलेंट टू थ्रेटनिंग, ये चीजें भी, ठीक है, और स्पिरिचुअल सेंसर, या फिर तुमने अपनी मत का अधिकार सही से नहीं किया तो तुम्हें स्पिरिचुअल सेंसर, तुम्हें कोई भूत पिशाच खा जाएंगे, तुम्हें भूत पिशाच सपनों में दिखने लग जाएंगे। तो यह करना भी क्या है, सेक्शन 171 सबसेक्शन 2 का अपराध परिभाषित अनडू इन्फ्लुएंस, यह भी अनडू इन्फ्लुएंस माना ही जाएगा, ठीक है। मतलब सबसेक्शन 1 को सबसेक्शन 2 और क्या कर रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा है, और इसकी और वैरायटीज एक्सप्लेन कर दे रहा है कि अनडू इन्फ्लुएंस में और क्या क्या चीज आ सकती है। अनडू इन्फ्लुएंस में थ्रेटनिंग करना आ सकता है, अनडू इन्फ्लुएंस में डराना, ठीक है, बिलीव करना, या यकीन दिलाना कि भाई अगर तुमने मेरे को वोट नहीं दी ना तो तुम डिवाइन डिस्प्लेजर, एक घनघोर परिस्थिति जो भगवान तुम्हें देगा उसमें उससे तुम बीतने वाले हो, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर कठिनाई आने वाली है। या फिर स्पिरिचुअल सेंचुरी, या तुम्हारे ऊपर भूत पिशाच ऐसे लगेंगे, तुमने मेरे को वोट नहीं दी भगवान के नाम पे, तो भूत पिशाच तुमको खा के मानेंगे। तो वो भी क्या हुआ, इक्विवेलेंट टू अनडू इन्फ्लुएंस हुआ एट एन इलेक्शन, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 171 का सबसेक्शन 2 का फॉर्मल पार्ट, हम लेटर पार्ट पढ़े। देखिए, शैल वी डीम टू इंटरफेयर विद द फ्री एक्सरसाइज ऑफ द इलेक्टोरल राइट। तो जब अब किसी ने भी यह किया, ये सारी चीजें क्लोज सबसेक्शन 2 के क्लोज ए और बी वाली, तो माना जाएगा, क्या माना जाएगा, कि एक व्यक्ति इंटरफेयर दखल अंदाजी कर रहा है, ठीक है, विद द फ्री एक्सरसाइज ऑफ द इलेक्टोरल राइट। किसमें एक्सरसाइज कर रहा है, किसमें दखल अंदाजी कर रहा है एक व्यक्ति, यह क्या कर, ये सारी बातें क्या कर, एक व्यक्ति के फ्री एक्सरसाइज ऑफ द इलेक्टोरल राइट, मतलब मत के अधिकार में, ठीक है, कैंडिडेट के अधिकार में। वो देखिए, ऑफ सच कैंडिडेट और वोटर, ठीक है, विद इन द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 के तहत, ठीक है। तो हम लगा सकते हैं कि सेक्शन 171 का सबसेक्शन 1, ठीक है, और सेक्शन 171 का सबसेक्शन 2 ही सबसेक्शन 2 एलोबरेटेड पार्ट है किसका, सबसेक्शन 1 का, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 171 का सबसेक्शन 2। अब हम पढ़ेंगे हमारा आज का सबसेक्शन 3, जो कि आज का हमारा सेक्शन 171 का लास्ट प्रावधान है, जो कि बताता है, देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। अब क्या, एक घोषणा करी कि पब्लिक पॉलिसी की, ठीक है, कोई जनता जनार्दन के लिए कोई पॉलिसी की, कार्य की, एक्ट की, ठीक है। अब देखिए, और अ प्रोमिस ऑफ पब्लिक एक्शन, ठीक है, या फिर प्रोमिस किया, वादा किया किसी कैंडिडेट ने ऑब्वियसली कि क्या, मैं कुछ पब्लिक एक्शन, जनता जनार्दन के लिए कुछ काम करूंगा। और द मियर एक्सरसाइज, या फिर एक बस प्रोमिस किया, डिक्लेरेशन की, ठीक है, किस चीज का लिया, प्रोमिस किया, वादा किया कि क्या, कि कोई मैं मियर एक्सरसाइज करूंगा, कुछ अपना बनने के बाद, इलेक्शन मतलब इलेक्शन जीतने के बाद मैं कुछ अपनी घोड़े दौड़ाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, ये नेता कर रहा है। अब देखिए, और अ लीगल राइट विदाउट इंटेंट टू इंटरफेयर विद इलेक्टोरल राइट, पर ठीक है, घोषणा की किसी लीगल राइट की, लेकिन विदाउट इंटेंट, और बिना किसी इंटेंशन के, कोई मेंशन नहीं है ये घोषणा करने में एक कैंडिडेट का कि वो इलेक्टोरल राइट में बिल्कुल भी इंटरफेयर, दखल अंदाजी नहीं कर रहा, उसकी कोई इंटेंशन नहीं है, बस वो ऐसे ही झूठ सच बोल रहा है सीधा, ठीक है, फरेब कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, शैल नॉट बी डीम्ड टू बी इंटरफेरेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो अब यह इंटरफेरेंस, यह दखल अंदाजी नहीं मानी जाएगी सेक्शन 171 में, जो अनडू इन्फ्लुएंस, जो दखल अंदाजी, इंटरफेरेंस
जो परिभाषित है वो ये सारी चीजें दखल अंदाजी नहीं मानी जाएगी। तो सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है कि एक पब्लिक पॉलिसी के बारे में किसी नेता ने घोषणा की, जो नेता खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, ठीक है, या फिर एक नेता ने घोषणा करी किसी पब्लिक एक्शन को लेने के लिए, ठीक है, मैं बनने के बाद ये एक्शन करूंगा, तो ये और उस नेता की ये जो घोषणा कर रहा है उसकी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं इंटरफेयर करूं किसी वोटर की इलेक्टोरल राइट के साथ। तो अब ये अपराध नहीं बनेगा। किसका अपराध नहीं बनेगा? ये इंटरफेरेंस नहीं कहलाएगा, ये दखल अंदाजी नहीं कहलाएगा हमारे सेक्शन 171 के तहत, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 171 का सब सेक्शन 3, ठीक है। तो इसमें इंटेंशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 171 का सब सेक्शन 3। तो इसी के तहत हमारी क्लास आज खत्म होती है, जिसमें मैंने आपको कौन कौन से सेक्शन पढ़ाए। मैंने आपको सेक्शन पढ़ाया आज सेक्शन 159 से लेकर सेक्शन 171 तक, ठीक है। अब हम हमारी क्लास यहीं खत्म होती है, जिसमें मैंने आपको सेक्शन 159 से लेकर सेक्शन 171 तक मैंने आपको आज प्रावधान पढ़ाए भारतीय न्याय संहिता के। ये इंपॉर्टेंट प्रावधान है, पेपर्स में पूछ लिए जाते हैं। अब हम कल वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रॉम सेक्शन 172 और हम अपने इलेक्शंस वाले पार्ट को कल खत्म कर देंगे। और हम कल चैप्टर 10 जो कि ऑफ ऑफेंस रिलेटेड टू कॉइन, करेंसी नोट्स, बैंक नोट एंड गवर्नमेंट स्टैंप वगैरह से रिलेटेड जो अपराध है चैप्टर 10 के वो वाले पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसी के तहत हमारी वीडियो खत्म होती है, जिसमें मैंने आपको दोबारा से बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ाया आज। मैंने आपको आज चैप्टर 8 सेक्शन 159 से लेके चैप्टर 9 तक मैं पहुंच गया हूँ, सेक्शन 171 तक मैंने आपको पढ़ाए। तो आज के लिए क्लास यहीं खत्म होती है। तो हम कल मिलते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो ईमेल डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल दिया हुआ है मैंने, आप मेरे से पूछ सकते हो कोई भी डाउट, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।